हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी फाइटर्स चैनल। तो आज हम जो है इंडियन ज्योग्राफी का सेकंड लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं। तो और आज का लेक्चर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसमें हम जो है इंडिया के माउंटेन्स एंड रिवर्स के बारे में देखेंगे। और यहाँ बहुत सारे फैक्ट हैं जो जनरली याद नहीं होते हैं हमको, और एग्ज़ाम में अक्सर ये पूछा जाता है। ठीक है ना? तो चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले तो जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सबसे पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि हम क्या करने वाले हैं। तो मैंने क्या किया है इस पीडीएफ में कि जो भी एनसीईआरटी में लिखा है मैंने उसको मैप में कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है ना? और अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए रहेगी तो आप टेलीग्राम ग्रुप से आप ये पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। और टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन पे दे रखा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे माउंटेन रेंजेस के बारे में, उसके बाद जो है हम रिवर्स के बारे में देखेंगे, और इन दोनों टॉपिक्स में जो भी करंट अफेयर में चल रहा है जो उन टॉपिक्स को हम देख लेंगे, उनको लिंक करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि भारत को जो है कुल 6 भूआकृतिक खंडों में विभाजित किया गया है। जैसे कि उत्तर पूर्वी पर्वतमाला है, ये जो दिख रहा है ये पूरा जो है नॉर्थ ईस्ट तक, ये पूरा जो है पूर्वी पर्वतमाला है। ये हिमालय वाला क्षेत्र है और उत्तर पूर्वी पर्वतमाला है। दूसरा है उत्तर भारत का मैदान, ये जो ग्रीन वाला है। तीसरा है प्रायद्वीपीय पठार, ये जो सबसे बड़ा पार्ट है ये प्रायद्वीपीय पठार है। और ये जो है भारत की सबसे प्राचीन संरचना है। चौथा भारतीय मरुस्थल, ये रहा मरुस्थल। पांचवा है तटीय मैदान, तो ये पूरा जो तटीय मैदान समुद्र के किनारे वाला हिस्सा तटीय मैदान है। और छठवा है द्वीप समूह, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप वाला। ठीक है, तो ये जो है ये 6 भूआकृतिक खंडों में विभाजित किया गया है। ये जनरली आप ध्यान रखिएगा, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं, फिर भी आप एक बार ध्यान रखिएगा। और जैसे कि ये रहा, ये हिमालय वाला रीजन हो गया। दूसरा जो है ये मैदान वाला हो गया। तीसरा जो है ये प्रायद्वीपीय पठार हो गया। चौथा जो है मरुस्थल हो गया। पांचवा जो है ये तटीय मैदान हो गया आसपास। और छठवा जो है ये अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप द्वीप समूह। ठीक है ना? तो कल हमने कुछ मैपिंग की थी पिछली क्लास में, तो उसी को कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं उस टॉपिक के। जैसे कि क्वेश्चन पूछा गया है 2020 में कि सियाचिन ग्लेशियर इज सिचुएटेड टू द, सियाचिन ग्लेशियर कहाँ पर सिचुएटेड है। तो मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में, मैंने पूरा मैपिंग करवा दिया था जम्मू कश्मीर और लद्दाख का। तो ये हमारा सियाचिन ग्लेशियर है। इसके जो साउथ में है ये लद्दाख है, ईस्ट में अक्साई चीन है, वेस्ट में गिलगित है, और नॉर्थ में जो है सक्सगाम वैली है। ये इतना ध्यान रखना है आपको। तो क्वेश्चन पूछा है कि सियाचिन ग्लेशियर कहाँ पर सिचुएटेड है, तो ईस्ट ऑफ अक्साई चीन है क्या? अक्साई चीन के ईस्ट में है क्या? अक्साई चीन के ईस्ट में तो चाइना है, वेस्ट में है सियाचिन ग्लेशियर। तो पहला ऑप्शन गलत हो गया। ईस्ट ऑफ लेह है क्या? नहीं, लेह के नॉर्थ में है, तो दूसरा भी गलत हो गया। नॉर्थ ऑफ गिलगित है क्या? गिलगित के नॉर्थ में नहीं है, गिलगित के ईस्ट में है, ध्यान रखिएगा। तीसरा भी गलत। चौथा जो है नॉर्थ ऑफ नुब्रा वैली, ये ऑप्शन सही है। ये नुब्रा वैली हमने पिछली क्लास में नहीं देखा था, हम इसी क्लास में देखेंगे जब हम इंडस रिवर पढ़ेंगे। उसकी सहायक नदी है नुब्रा वैली। मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। ये अभी ये जो है ये इंडस रिवर है। ठीक है, ये हमारी इंडस रिवर है। इंडस रिवर लद्दाख से होते हुए जाती है। इसकी एक सहायक नदी है श्योक रिवर है, और श्योक रिवर की ही एक सहायक नदी है नुब्रा। तो ये रही नुब्रा। ये जो है नुब्रा वैली से बहती है, नुब्रा नदी है ये कहाँ से निकलती है? ये सियाचिन ग्लेशियर के पास से ही निकलती है। तो सियाचिन ग्लेशियर के साउथ में है। तो सियाचिन ग्लेशियर कहाँ है? नुब्रा के नॉर्थ में, जैसे कि ऑप्शन में ये है। तो डी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है सक्सगाम वैली के बारे में। ये हाल ही में यूपी पीसीएस 2024 में हुआ था, उसमें पूछा गया क्वेश्चन है कि पहला है स्टेटमेंट पढ़िए कि यह घाटी जो है सक्सगाम घाटी जो है रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्र है जो पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर पीओके का हिस्सा है। तो ये ऑप्शन एकदम सही है। हमने देखा था कि ये जो सक्सगाम वैली है, पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि ये जो सक्सगाम वैली है ये पीओके का हिस्सा है, लेकिन इसको क्या है इलीगल तरीके से इसने चाइना को दे दिया है। तो ये तो पहला ऑप्शन तो सही है। दूसरा ऑप्शन देखिए कि भारत ने इस घाटी में चीन द्वारा किए जा रहे बुनियादी ढांचे के विकास पर विरोध दर्ज कराया, बिल्कुल सही है। तो दोनों सही हैं इसके। विरोध कैसे? क्योंकि सक्सगाम वैली से ही होते हुए चाइना ने जो अपना सीपैक है, पाकिस्तान होते हुए जा रहा है जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, उसको बनाया है। इसी का विरोध जो है हमारे इंडिया ने किया है। ठीक है, और कुछ करंट अफेयर में चल रहा है, जैसे कि पूगा वैली आपने सुना होगा। यहाँ पर इंडिया का पहला जियोथर्मल प्रोजेक्ट स्टार्ट होने वाला है, ध्यान रखिएगा। हॉट स्प्रिंग मिला है यहाँ पर पूगा वैली में। तो ये रही पूगा वैली, आपने इंस्टाग्राम की रील्स में बहुत देखा होगा इसको, पूगा वैली। दूसरा है कि
5 न्यू डिस्ट्रिक्ट बनाए गए हैं लद्दाख में। इनके बारे में देख लेते हैं कि पहले जो है लद्दाख में केवल 2 डिस्ट्रिक्ट हुआ करते थे, एक लेह था और दूसरा था कारगिल। एक लेह और एक कारगिल, ठीक है। अब टोटल जो है 7 डिस्ट्रिक्ट हो गए, 5 नए बना दिए गए हैं। कारगिल से 2 नए डिस्ट्रिक्ट हैं, एक है द्रास और एक है जास्कर। और लेह से जो 3 बनाए गए हैं, एक है चांगथांग, शाम और नुब्रा, याद रखिएगा। तो अब लद्दाख में टोटल कितने ज़िले हो गए हैं? टोटल 7 ज़िले हो गए हैं। पहले जो थे लेह और कारगिल बस थे, अब द्रास हो गया है, जास्कर, शाम, नुब्रा और चांगथांग। तो ये 5 ज़िले और ऐड हो गए हैं। इनकी इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। और अगला है कि चांगथांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये लद्दाख में है और चांगथांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में ही हानले है। तो हानले में क्या किया गया है कि डार्क स्काई रिजर्व ओपन किया गया है। इंडिया का फर्स्ट डार्क स्काई रिजर्व जो है हानले में बनाया गया है। अब डार्क स्काई रिजर्व क्या होती है, इनको हम डिटेल में एनवायरनमेंट में देखेंगे। और डार्क स्काई रिजर्व वो जगह होती है जहाँ पर लाइट पॉल्यूशन कम से कम हो। तो ये सब टॉपिक हम जो है एनवायरनमेंट में देख लेंगे। तो इतना जो है ये करंट में चल रहा है अभी, तो इनको ध्यान रखिएगा आप, ठीक है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हम देखेंगे क्या, हम देख रहे थे इंडिया के माउंटेन्स। तो माउंटेन्स में हमको सबसे पहले ये इंडिया का मैप आप ध्यान से देखिए। तो सबसे पहले ऊपर आपको पढ़ना है ये क्या, ये पढ़ना है हमको हिमालय। ये हिमालय वाला रीजन जो है ये हमको देखना है, ठीक है। हिमालय वाला, ये नॉर्थ ईस्ट वाला, यहाँ की पहाड़ियाँ देखनी है। उसके बाद हम अरावली रेंज देखेंगे, फिर गुजरात की पहाड़ियाँ देख लेंगे, फिर ये विंध्यन रेंज है, फिर सतपुड़ा रेंज है, ठीक है। फिर ये वेस्टर्न घाट है, ये ईस्टर्न घाट है। तो इतना हमको देखना है। और सतपुड़ा रेंज और विंध्यन रेंज के बीच में नर्मदा घाटी बहती है, ये ध्यान रखिएगा आप, ठीक है ना। यहाँ पर क्वेश्चन बहुत ईजी आते हैं, लेकिन कभी भी टफ पूछा जा सकता। तो हम जो है कंप्लीट ही करेंगे इस टॉपिक को। तो सबसे पहले हम हिमालय रीजन पढ़ेंगे। तो हिमालय जो है, हमने हिमालय का जो डिवीज़न है 2 तरीके से किया है कि पहला है जियोग्राफिकल डिवीज़न और दूसरा है रीजनल डिवीज़न। तो रीजनल डिवीज़न हम बाद में देखेंगे। रीजनल डिवीज़न में इसको 4 भागों में बांटा गया है, पंजाब, हिमालय, कुमाऊं, नेपाल और असम। इसको सबसे आखिरी में देखेंगे हम, ठीक है। तो सबसे पहले हम जियोग्राफिकल डिवीज़न देखते हैं। तो सबसे पहले इसको ट्रांस हिमालय, हिमालय और पूर्वी हिमालय। तो मैं आपको मैपिंग करवाता हूँ सबसे पहले। तो आपके पास ब्लैंक मैप होगा, तो आप भी इसको ध्यान से देखिए और आप भी इसको ड्रॉ करने की कोशिश कीजिए। तो सबसे पहले मैंने क्या किया है, हिमालय जो है हिमालय में सबसे पहले हम पढ़ेंगे किसको, ट्रांस हिमालय को। तो ट्रांस हिमालय जो है, ट्रांस हिमालय के बाद हिमालय देखेंगे, हिमालय उसके बाद फिर हम पूर्वी पहाड़ियाँ देखेंगे, नॉर्थ ईस्ट की पहाड़ियाँ, ठीक है। तो ट्रांस हिमालय में हमको 3 पहाड़ी पढ़नी है जो इंडिया में है। जैसे कि ये जो सबसे ऊपर है ये है काराकोरम, फिर है लद्दाख, फिर है जास्कर। इनको ध्यान रखिएगा, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। ये किसके हिस्से है, ये ट्रांस हिमालय के पार्ट है। ट्रांस हिमालय जो है हिमालय के पहले ही बनी संरचना है, ये ध्यान रखिएगा। फिर हिमालय है, हिमालय को हमने 3 भागों में बांटा है। पहला है महान हिमालय, फिर दूसरा है लघु हिमालय जिसको लेसर हिमालय बोलते हैं, इसको हिमाद्री भी बोला जाता है, ग्रेट हिमालय। फिर है लघु हिमालय, लेसर हिमालय, फिर है शिवालिक, ठीक है ना। इसको बाह्य हिमालय भी बोलते हैं शिवालिक को, ये ध्यान रखिएगा। तो इनको हम ड्रॉ करेंगे तो कैसा होगा, तो शुरू में तो हो गया ट्रांस हिमालय के 3 पार्ट जो इंडिया में है, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। ये चौथी रेंज इसकी कैलाश रेंज है जो कि मतलब तिब्बत में है, ये ध्यान रखिएगा। और अगला है हिमालय के अब 3 हिस्से हैं, महान हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक। तो ये जो महान हिमालय है, ये वाली संरचना है महान हिमालय की, ये वाली, ये पूरा महान हिमालय है। अगला है लघु हिमालय, तो ये लघु हिमालय वाली, इसमें बहुत सारी श्रेणी है, अभी देखेंगे हम। फिर उसके नीचे है शिवालिक हिमालय, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखिएगा आप, ये रहा शिवालिक यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो चलिए इनके डिटेल में देखते हैं। तो ट्रांस हिमालय सबसे पहले देख लेते हैं। तो ट्रांस हिमालय में हमको क्या देखना है कि ये रहा ट्रांस हिमालय, इसमें जो है काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, ये ध्यान रखिएगा। तो काराकोरम ये रही रेंज, लद्दाख रेंज ये रहा, जास्कर रेंज ये रहा। तो आपको इसमें क्या देखना है कि इसकी जो सबसे हाईएस्ट पीक है और इसमें कौन कौन सी पीक है, कभी भी पूछा जा सकता है क्योंकि ये हमेशा चर्चा में रहती है। तो काराकोरम रेंज में क्या है कि सबसे पहले तो आपको याद रखना है माउंट गॉडविन ऑस्टिन, जिसको K2 भी बोलते हैं। तो ये जो है हाईएस्ट पीक है काराकोरम की, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और काराकोरम में ही ब्रॉड पीक, हिडन पीक और गासिर ब्रोम है, ये ध्यान रखिएगा।
और इसी रेंज में जो है सियाचिन ग्लेशियर भी है काराकोरम में, हमने देख लिया था सियाचिन ग्लेशियर। तो इतनी इन्फॉर्मेशन आपको काराकोरम से रिलेटेड होनी चाहिए। अब अगला है लद्दाख रेंज। लद्दाख रेंज में क्या करना है, लद्दाख रेंज में जो है माउंट राकापोची इसकी हाईएस्ट पीक है, ये ध्यान रखना है, और जास्कर रेंज में माउंट कामेट। तो एक बार और देख लेते हैं कि जो हमारा ट्रांस हिमालय है, ट्रांस हिमालय के इंडिया में जो है 3 हिस्से हैं, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, और जो कैलाश रेंज वाला है वो चाइना में है, तिब्बत में है। तो काराकोरम की जो हाईएस्ट पीक है इसका नाम क्या है, माउंट गॉडविन ऑस्टिन, जिसको K2 भी बोला जाता है। और कुछ पीक और हैं जैसे कि ब्रॉड पीक, हिडन पीक, गाशिर रूम, ये सब क्या है, काराकोरम रेंज की पीक्स हैं। और सियाचिन ग्लेशियर भी काराकोरम का ही भाग है। और लद्दाख रेंज की जो सबसे हाईएस्ट पीक है वो माउंट राकापोची है, और जास्कर रेंज जो है इसमें जो है माउंट कामेत इसकी हाईएस्ट पीक है। तो ये हमारा जो है ट्रांस हिमालय हो गया। तो हमारा जो है ये काराकोरम हो गया, लद्दाख हो गया, जास्कर हो गया। ठीक है, अब हम करेंगे हिमालय वाला पोर्शन। हिमालय के 3 हिस्से, ग्रेट हिमालय, लेसर हिमालय और शिवालिक। तो चलिए करते हैं। तो ग्रेट हिमालय, तो मैंने ये डायग्राम बनाया है, तो आप भी इसको ऐसे ड्रॉ कर लीजिए कि जो महान हिमालय है ये देखिए, ये लद्दाख से शुरू होके जम्मू कश्मीर लद्दाख होते हुए ये उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, फिर सिक्किम, नेपाल होते हुए जा रहा है, नेपाल, सिक्किम। ठीक है ना, तो ये पूरा महान हिमालय है, इसकी चोटियाँ देखेंगे हम आगे। और इसके बाद जो है ये नीचे जो है ये रेंजेस बनी है छोटी छोटी, तो ये है कौन है, ये लघु हिमालय, लेसर हिमालय। तो मैंने ABCDE इनको दे दिया है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो PDF में आप इसको देखिएगा। ठीक है, तो ए में यहाँ पर क्या है, ये पीर पंजाल है, जो जम्मू कश्मीर वाला पार्ट है, यहाँ पर जो है पीर पंजाल है, फिर है धौलाधर, फिर नागटिब्बा, मसूरी, कुमाऊँ। तो ये सब है इंडिया में है उत्तराखंड तक। तो ये ध्यान रखिएगा, लघु हिमालय के पार्ट हैं ये। पीर पंजाल, धौलाधर, नागटिब्बा, मसूरी, कुमाऊँ, ये किसके पार्ट हैं, लघु हिमालय के, महान हिमालय के नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। लघु हिमालय के पार्ट है कौन कौन से, पीर पंजाल, धौलाधर, नागटिब्बा, मसूरी और कुमाऊँ। यहाँ पर भी देखिए ये जो ए है ये वाला, तो ये क्या है, ये जो है ये है पीर पंजाल, ये है धौलाधर, ये है नागटिब्बा, ये है मसूरी। ठीक है ना, और ये है कुमाऊँ। ओके, फिर है नेपाल में, नेपाल में ही लघु हिमालय का आगे वाला भाग जो है ये कहलाता है महाभारत रेंज। फिर है सिक्किम में, ये है डोकमा रेंज, और ये है डाफला। ठीक है, तो ये सब क्या है, लघु हिमालय के ही पार्ट है, मतलब लेसर हिमालय। अब अगला है शिवालिक हिमालय। तो ये जो नीचे वाला पोर्शन जो है ये है शिवालिक हिमालय। ठीक है, तो हमने क्या देख लिया, मैं आपको एक और बार बता देता हूँ कि आपने ये जो, जैसे ये जम्मू कश्मीर वाला है, तो ये काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, यहाँ से जो गया है ये महान हिमालय, फिर पीर पंजाल, धौलाधर, नागटिब्बा, मसूरी और कुमाऊँ, फिर उसके बाद शिवालिक। हमने इतना ही देखा है। ठीक है, तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब महान हिमालय की कुछ चोटियाँ देख लेते हैं महान हिमालय की। जैसे कि महान हिमालय का जो विस्तार है वो है नंगा पर्वत से लेके नामचा बारवा तक, आपको ध्यान होगा ये। और उत्तराखंड में इसकी कुछ चोटियाँ हैं, इनको क्रम से ध्यान रखिएगा। एक है कामेट, बंदरपूछ, केदारनाथ, बद्रीनाथ, नंदा देवी और त्रिशूल। इनको क्रम से ही ध्यान रखना है, कामेट, बंदरपूछ, केदारनाथ, बद्रीनाथ, नंदा देवी और त्रिशूल। बंदरपूछ से हमारी यमुना नदी निकलती है, केदारनाथ से मंदाकिनी और बद्रीनाथ से अलकनंदा। ये ध्यान रखिए, आगे ये सब गंगा नदी में मिल जाएंगे। और नंदा देवी और त्रिशूल, इतना ध्यान रखना है आपको, ये उत्तराखंड में है। ठीक है ना। और अगला है नेपाल में। नेपाल में धौलागिरी है, अन्नपूर्णा, मनसालू, गौरीशंकर, एवरेस्ट और मकालू, ये सब रहे नेपाल में। इसका जो शॉर्टकट ट्रिक है डम जैम, DAMGEM, डम जैम, ये है धौलागिरी। याद रखिएगा जो लघु हिमालय में हमने पढ़ा था वो धौलाधर है, इससे कंफ्यूज नहीं होना है, ये धौलाधर श्रेणी है, वो रेंज है, और ये चोटी है धौलागिरी। ठीक है, तो ये है धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मनसालू, गौरीशंकर, एवरेस्ट, मकालू। तो ये नेपाल हिमालय के पार्ट है, तो इनका शॉर्टकट ट्रिक है डम जैम। और हमारा सिक्किम में जो है कंचनजंगा, ये जो है भारत में जो है महान हिमालय की सबसे ऊंची चोटी जो है भारत में जो स्थित है वो कंचनजंगा है। बाकी जो महान हिमालय की सबसे ऊंची चोटी जो है वो एवरेस्ट है, और ये विश्व की सबसे हाईएस्ट पीक भी है एवरेस्ट। ठीक है ना, और भारत में स्थित महान हिमालय की सबसे ऊंची चोटी वो कंचनजंगा है। फिर आगे जाके कांगटो और नामचा बारवा। तो हमारा ये ख़त्म होता है ये वाला रीजन। तो अब हम जो है
अब हम देख लेते हैं रीजनल डिवीज़न। रीजनल डिवीज़न में पंजाब हिमालय, कुमाऊं हिमालय, नेपाल और असम 4 भागों में बांटा गया है। और जो पंजाब हिमालय है ये इंडस रिवर से लेके सतलज रिवर तक वाला पार्ट है। ये जो है ये है पंजाब हिमालय वाला पार्ट। दूसरा है सतलज रिवर से लेके ये काली नदी वाला, ये जो है ये है हमारा कुमाऊं हिमालय या गढ़वाल हिमालय भी बोला जाता है इसको। और तीसरा है काली नदी से लेके तीस्ता नदी तक, ये वाला जो रीजन है ये है नेपाल हिमालय। और तीस्ता रिवर से लेके आगे तक दिहांग रिवर तक ये है हमारा असम हिमालय, ध्यान रखिएगा। तो पंजाब हिमालय में कौन सा वाला पार्ट मैं आपको बताता हूँ। तो पंजाब हिमालय में जैसे कि ये इंडस रिवर है और ये सतलज रिवर है, तो ये वाला पोर्शन पूरा जो है ये पंजाब हिमालय का पार्ट है। तो इसमें यहाँ की श्रेणी भी आ जाएंगी जैसे कि काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल और धौलाधार, याद रखिएगा। और ये वाला जो रीजन है ये है कुमाऊं हिमालय, उत्तराखंड वाला रीजन। तो इसमें हमने जो ये भी पढ़े हैं कामेट, बंदरपूछ, केदारनाथ, बद्रीनाथ, नंदा देवी, त्रिशूल, तो ये वाले जो पोर्शन है ये कुमाऊं हिमालय के पार्ट आ जाएंगे। और नेपाल हिमालय में हमने ये जो पढ़ा है डम जैम के, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मनसालू, गौरीशंकर, एवरेस्ट, मकालू और कंचनजंगा, ये जो है ये किसके पार्ट हैं, ये नेपाल हिमालय के पार्ट आ जाएंगे। और असम में नामचा, बारवा और कुलाकांगड़ी, ध्यान रखिएगा ये, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम नॉर्थ ईस्ट की देख लेते हैं हिल्स। तो नॉर्थ ईस्ट में आपको सबसे पहले तो ये मालूम होना चाहिए मैप में कि अरुणाचल प्रदेश नॉर्थ में है, फिर है असम, फिर ये मेघालय है, और ये नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। इन तीनों को याद करने के लिए मैंने बताया था कि नमामि से याद करिएगा कि नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ठीक है। फिर ये त्रिपुरा है। तो चलिए देखते हैं कि सबसे पहले हम देखेंगे किसमें, अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में जो हिल्स हैं सबसे पहले डाफला हिल्स, मिरी हिल्स, अबोर और मिश्मी। डाफला, मिरी, अबोर, मिश्मी, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। डाफला, मिरी, अबोर, मिश्मी, ये किसके पार्ट है, ये अरुणाचल प्रदेश में है, डाफला, मिरी, अबोर और मिश्मी। और एक है पटकाई हिल्स। पटकाई हिल्स जो है ये 3 राज्यों में फैला हुआ है, ये ध्यान रखिएगा। कहाँ कहाँ, ये अरुणाचल प्रदेश, असम और नागालैंड, ये रहा पटकाई हिल्स। तो डाफला ये रहा, मिरी, अबोर और मिश्मी, फिर है पटकाई हिल्स, मतलब कि ये 3 राज्यों में, असम, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश। फिर नागालैंड में है नागा हिल्स, ये रही नागा हिल्स। नागा हिल्स की सबसे हाईएस्ट पीक जो है सारामती, माउंट सारामती, ये याद रखिएगा। मणिपुर में जो है, मणिपुर में एक मणिपुर रेंज है और एक है लामातोल हिल्स, ये ध्यान रखिएगा। मणिपुर से ही बराक रिवर निकलती है जो कि ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी, उधर बांग्लादेश में जाके मिलती है ब्रह्मपुत्र से। ब्रह्मपुत्र का नाम जब जमुना हो जाता है उसके बाद मिलती है वो, ठीक है। और लामातोल हिल्स है। और मणिपुर की जो सबसे हाईएस्ट पीक है माउंट ईसो या फिर टेम्पो बोला जाता है। मिजोरम की जो है लुसाई हिल्स और मिजो हिल्स। और मिजोरम की जो हाईएस्ट पीक है वो है ब्लू माउंटेन या फिर फांगफोई ब्लू माउंटेन भी बोला जाता है। यहाँ पर नेशनल पार्क भी है इस नाम से, ब्लू माउंटेन, फांगफोई ब्लू माउंटेन नाम से। त्रिपुरा हिल्स त्रिपुरा में है। और मेघालय में 3 जनजातियों के नाम पे दिया गया है पहाड़ी का नाम, गारो, खासी और जैंतिया। और जो खासी पहाड़ी है यहाँ पर सबसे हाईएस्ट पीक है मेघालय की, जिसका नाम है शिलोंग, याद रखिएगा। और खासी में ही चेरापूंजी और मौसिन राम है जो कि सबसे ज़्यादा बारिश वाले इलाके हैं। और असम में जो है मिकिर रेंज है और एक है बेराल रेंज, ये भी असम में ही है। और ये लेकिन ये ट्राई जंक्शन में है, 3 राज्यों की सीमा पे है, नागालैंड, मणिपुर और असम। यहाँ पर है बेराइल रेंज, ठीक है। तो ये हमारा ये भी हिस्सा हो गया। तो हाईएस्ट पीक मैंने यहाँ पर लिख दिया हूँ, आप देख लीजिएगा। अरुणाचल प्रदेश की सबसे हाईएस्ट पीक है कांगटो, नागालैंड की सारामती, मणिपुर की माउंट ईसो टेम्पू, मिजोरम की है ब्लू माउंटेन फांगफुई, ये नेशनल पार्क भी है। त्रिपुरा जो है बैटलिंग शिप या फिर थेडवार भी बोला जाता है। मेघालय की शिलोंग या फिर नॉकरेक, शिलोंग है सेकंड, जो है नॉकरेक है, याद रखिएगा। शिलोंग जो है खासी पहाड़ी में है और नॉकरेक जो है गारो में है, ठीक है। चलिए तो एक बार हम फिर से देख लेते हैं इसको, नॉर्थ ईस्ट वाले रीजन को। तो ये हमारा अरुणाचल प्रदेश है। तो मैंने आपको बताया ये डाफला है, मिरी है, अबोर है, मिश्मी है, फिर ये पटकाई हिल्स है। ये 3 राज्यों में कौन कौन से, अरुणाचल प्रदेश, असम और नागालैंड। नागालैंड में नागा हिल्स है, इसकी हाईएस्ट पीक जो है माउंट सारामती है। मणिपुर में जो है मणिपुर हिल है, यहाँ से बराक रिवर निकलती है। और मणिपुर में ही एक लैमातोल हिल्स है, ठीक है। और मणिपुर की हाईएस्ट पीक कौन सी है, मणिपुर की हाईएस्ट पीक है माउंट ईसो या फिर टेम्पो। मिजोरम जो है
मिज़ोरम में एक है मीज़ो हिल्स, एक है लुसाई हिल्स, ठीक है, लुसाई हिल्स। और मिज़ोरम की हाईएस्ट पीक है ब्लू माउंटेन या फांगफुई ब्लू माउंटेन। यहीं पर नेशनल पार्क भी है, फांगफुई ब्लू माउंटेन नेशनल पार्क। त्रिपुरा जो है, त्रिपुरा का ये रहा, ये त्रिपुरा रेंज है। इसकी जो हाईएस्ट पीक है बैडलिंग शिप। मेघालय में 3 पहाड़ियाँ हैं, गारो, खासी और जैंतिया। खासी जो पहाड़ी है वो खासी पहाड़ी में ही मेघालय की हाईएस्ट पीक है, शिलोंग, याद रखिएगा। और यहीं पर मौसिनराम और चेरापूंजी भी है, जो सबसे ज़्यादा बारिश होती है जहाँ पर, ठीक है। और नौकरेक जो है गारो पहाड़ी का हिस्सा है। असम जो है, असम में जो है मिकिर रेंज है एक। और ट्राई जंक्शन असम, नागालैंड और मणिपुर में क्या है, यहाँ पर ट्राई जंक्शन में यहाँ पर क्या है, बराइल रेंज, ये ध्यान रखिएगा। तो इतनी पहाड़ी हमको करना है। तो हमारा ये हिमालय वाला रीजन कंप्लीट हो गया और नॉर्थ ईस्ट वाला। तो अब हम चलते हैं कहाँ, ये देखिए। तो हमने यहाँ पर कर लिया पूरा, ये वाला रीजन हो गया हमारा पूरा। अब हम चलते हैं कहाँ, ये प्रायद्वीपीय वाले हिस्से में, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या क्या देखेंगे हम, सबसे पहले तो राजस्थान की अरावली रेंज देखेंगे, फिर है विंध्यन रेंज मध्य प्रदेश की, फिर सतपुड़ा रेंज, ठीक है, फिर है वेस्टर्न घाट, फिर है ईस्टर्न घाट, याद रखिएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम गुजरात चलते हैं। तो गुजरात में कौन कौन सी हिल्स है, तो गुजरात में देखिए मांडव हिल्स है, गिरनार हिल्स है और शैतरंजी हिल्स है। इतना ध्यान रखना है आपको बस। ये नेक्स्ट मैप में देखते हैं, हाँ ये रहा। तो इसमें क्या क्या ध्यान रखना है आपको, सबसे पहले तो मांडव हिल्स ध्यान रखना है, शैतरंजी हिल्स ध्यान रखना है और गिरनार हिल्स ध्यान रखना है। तो गिर नेशनल पार्क आपने सुना होगा, एशियन लॉयन के कारण फेमस है ये। तो इतना चीज़ें आपको गुजरात वाले इलाके में देखनी है। और अरावली रेंज जो है, अरावली रेंज के बारे में भी देख लेते हैं। तो अरावली जो है ये स्टार्ट होता है, ये गुजरात के कच्छ से स्टार्ट होता है, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली, तो 4 राज्यों तक इसका विस्तार है। और इसकी जो सबसे हाईएस्ट पीक है वो है गुरु शिखर, याद रखिएगा। अरावली रेंज की जो हाईएस्ट पीक है वो है गुरु शिखर, ठीक है ना, जो आबू हिल्स में है, ये ध्यान रखिएगा। अरावली रेंज जो है गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली तक फैला हुआ है, ठीक है। हाईएस्ट पीक है गुरु शिखर। तो ये भी हो गया, गुजरात वाला रीजन भी हो गया, मांडव हिल्स, शैतरंजी हिल्स और गिरनार। गिर नेशनल पार्क आपने सुना होगा कि यहाँ पर जो एशियन लॉयन के कारण फेमस है, ठीक है ना। अब चलते हैं एमपी। एमपी में जो है, फिर से हम ये वाले मैप में आते हैं। तो हमने क्या देख लिया, ये वाला रीजन देख लिया, ये देख लिया। अब हमको जो ये वाला रीजन करना है, ठीक है। एमपी में आपको दिख रहा होगा, ये है विंध्यन रेंज, कौन सी, ये है विंध्यन रेंज, उसके नीचे है सतपुड़ा रेंज। इन दोनों के बीच में जो है नर्मदा घाटी है, मतलब नर्मदा नदी बहती है यहाँ पर। और 2 पहाड़ों के बीच में अगर कोई नदी बहती है तो उसी को बोला जाता है कि रिफ्ट वैली है, ठीक है। इसलिए नर्मदा रिफ्ट वैली भी बोला जाता है इसको। तो ये विंध्यन रेंज और सतपुड़ा रेंज, ये वाला पोर्शन हम कंप्लीट कर लेंगे। और विंध्यन रेंज वाला जो हिस्सा है, तो ये देखिए विंध्यन रेंज जो है, विंध्यन रेंज ही आगे चल के जो है कैमूर हिल्स, तो ये विंध्यन का ही पार्ट है कैमूर, ये ध्यान रखिएगा। विंध्यन हो गया, कैमूर हो गया, ये विंध्यन रेंज के ही पार्ट है, ठीक है। तो विंध्यन रेंज भी हो गया, ये आगे जाता है, ये बिहार तक जाता है विंध्यन रेंज, भांडेर भी नाम है इसका। और अब सतपुड़ा देखते हैं, ये नर्मदा घाटी हो गई, सतपुड़ा देख लेते हैं हम। सतपुड़ा जो है, इसके जो है 4 हिस्से आपको देखना है। सबसे ईस्ट में जो है मेकाल श्रेणी है, वेस्ट में जो है राजपीपला। तो हमको इसको वेस्ट टू ईस्ट याद होना चाहिए इसका। तो राजपीपला श्रेणी, ग्वालीगढ़ श्रेणी और महादेव श्रेणी और मेकाल श्रेणी, इसके 4 हिस्से सतपुड़ा के, ठीक है ना। कौन कौन सा, राजपीपला हो गया, ग्वालीगढ़ हो गया, महादेव हो गया, मेकाल हो गया। अब ये ध्यान रखिएगा, जो मेकाल श्रेणी है, मेकाल श्रेणी की जो हाईएस्ट पीक है ये है अमरकंटक। कौन सी है, अमरकंटक। अमरकंटक से जो है 3 नदियाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं जो निकलती हैं। एक तो नर्मदा नदी निकलती है, एक है सोन नदी निकलती है और एक जोहिला नदी। कौन कौन सी, एक है जोहिला, ठीक है ना, एक है सोन, सोन जो है गंगा की सहायक नदी है, और इधर है ये नर्मदा नदी। कहाँ से निकलती है, अमरकंटक मेकाल श्रेणी से निकलती है। अमरकंटक क्या है, मेकाल श्रेणी की हाईएस्ट पीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो मेकाल हो गया कंप्लीट। तो हमने देखा था क्या, एमपी में राजपीपला, ग्वालीगढ़, महादेव और मेकाल। तो मेकाल की हाईएस्ट पीक क्या, अमरकंटक। अमरकंटक से 3 नदियाँ निकलती है, नर्मदा, सोन और क्या कहते हैं, जोहिला। और महादेव श्रेणी, महादेव श्रेणी की हाईएस्ट पीक है धूपगढ़, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है ना।
और पूरे सतपुड़ा की जो हाईएस्ट पीक है वो भी धूपगढ़ ही है, महादेव का ही हिस्सा है वो, तो ये ध्यान रखिएगा। तो हमारा एमपी भी कंप्लीट हो गया। एक क्वेश्चन आया था इससे रिलेटेड, ये देख लेते हैं कि जो अमरकंटक की पहाड़ियाँ हैं वो विंध्य और सह्याद्री पर्वतमाला के संगम पर है। तो अमरकंटक की पहाड़ियाँ विंध्य और सह्याद्री पर्वतमाला के संगम पर हैं क्या? तो ये देखिए मेकाल श्रेणी इधर है, अमरकंटक इधर है और विंध्य इधर है, कभी संगम ही नहीं होता, ठीक है। और सह्याद्री मतलब पश्चिमी घाट इधर है, तो ये संगम तो हुआ ही नहीं है, तो पहला तो गलत हो गया। दूसरा है बिलीगिरी रंगन पहाड़ियाँ। बिलीगिरी रंगन ये तमिलनाडु वाली पहाड़ी है, सतपुड़ा पर्वतमाला का सबसे पूर्वी भाग है। सबसे पूर्वी भाग तो कौन सा है? मेकाल श्रेणी है, तो ये तो गलत हो गया। शेषाचलम पहाड़ियाँ पश्चिमी घाट का सबसे दक्षिणी भाग है। शेषाचलम जो है ये पूर्वी पहाड़ियों का पूर्वी घाट का हिस्सा है, तो ये भी गलत है, तो इसके कोई नहीं सही है। ये 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो चलिए आगे देखते हैं। तो मैं आपको एक और बार रिवीजन करवा देता हूँ। तो हमने क्या देख लिया अभी तक कि हमने यहाँ पर इस मैप से करते हैं रिवीजन। तो हमने ये हिमालय वाला रीजन देख लिया था, ये नॉर्थ ईस्ट वाला। अभी हमने अरावली रेंज देखा 4 राज्यों में, फिर यहाँ पर गिर रेंज, मांडव हिल्स, ये सब देख ला, शैतरुंजी हिल्स, ये सब देख लिए गुजरात में। फिर हमने देखा विंध्यन रेंज, विंध्यन हो गया, भांडेर हो गया, और विंध्यन हो गया, भांडेर हो गया और कैमूर हो गया, ठीक है। और फिर सतपुड़ा रेंज में देख लिया, ये बीच में नर्मदा है। फिर सतपुड़ा रेंज में राजपीपला, ग्वालीगढ़, महादेव और मेकाल श्रेणी देख लिए। मेकाल श्रेणी में अमरकंटक और सतपुड़ा की हाईएस्ट पीक जो है धूपगढ़, ठीक है। इतना देख लिए। अब हम चलते हैं महाराष्ट्र वाले रीजन में। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं वेस्टर्न घाट। तो वेस्टर्न घाट में ये हो गया, ये वेस्टर्न घाट, और कुछ जो है पर्वत देख लेंगे हम महाराष्ट्र के। तो महाराष्ट्र के कुछ पर्वत हैं, ये देखिए, जैसे कि अजंता हो गया, सतमाला हो गया, बालाघाट, हरिश्चंद्र और महाबलेश्वर। आपको ये नॉर्मली याद होना चाहिए, ठीक है। नॉर्मली आप पढ़ लीजिएगा इसको 1-2 बार, ज़्यादा रटने की ज़रूरत नहीं है। जैसे अजंता, सतमाला, बालाघाट, हरिश्चंद्र, महाबलेश्वर। तो अजंता जो है, आपको मालूम होगा कि अजंता जो है, अजंता एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र में है, जो कि बाघोरा नदी के किनारे है। ये PYQ में आ चुका है कि अजंता जो है बाघोरा नदी के किनारे है, ठीक है। अजंता हो गया, सतमाला, बालाघाट, हरिश्चंद्र, महाबलेश्वर, ये सब याद ध्यान रखना है। खासकर जो है अजंता के बाद जो है सतमाला, सतमाला के नीचे जो है ये नासिक है। नासिक में ही जो है त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ियाँ हैं यहाँ पर, इसी से जो है गोदावरी नदी निकलती है, ये ध्यान रखिएगा, आगे जाके देखेंगे। और महाबलेश्वर जो है, महाबलेश्वर की चोटी से हमको ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट नदी है कृष्णा, ये निकलती है, ठीक है। तो हमको क्या याद रखना है महाराष्ट्र में? एक अजंता, सतमाला, बालाघाट, हरिश्चंद्र और महाबलेश्वर। यहाँ पर नासिक के त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ियाँ हैं जहाँ से गोदावरी निकलती है, और महाबलेश्वर से कृष्णा निकलती है, ठीक है। और हमने देख लिया कि राजस्थान की जो सबसे हाईएस्ट पीक है वो गुरु शिखर है, MP की धूपगढ़, और महाराष्ट्र की जो है कलसूबाई है, जो कि हरिश्चंद्र रेंज का हिस्सा है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब है कर्नाटक। कर्नाटक में देख लेते हैं। कर्नाटक की 3 पहाड़ियाँ हमको ध्यान रखनी है। एक है बाबा बुदन की पहाड़ी, ये कॉफ़ी के लिए बहुत फेमस है, और एक है कुद्रेमुख, कुद्रेमुख के बाद ब्रह्मगिरी। ये तीनों को याद रखिएगा। कर्नाटक में कौन कौन सी? एक है बाबा बुदन, कुद्रेमुख और ब्रह्मगिरी, ठीक है। और ब्रह्मगिरी से ही एक बहुत महत्वपूर्ण नदी निकलती है जो है कावेरी, ये ध्यान रखिएगा। और कावेरी को इसमें ये ध्यान रखना है, कावेरी केवल 2 राज्यों में बहती है, एक कर्नाटक में और एक जो है तमिलनाडु में। इसका केरल में हिस्सा नहीं लगता, ना ही आंध्र प्रदेश में, लेकिन इसका बेसिन जो है ये 4 राज्यों में है। बेसिन जो है वो बड़ा क्षेत्र होता है कि इनकी सहायक नदियों को मिला के, लेकिन जो कावेरी, मेन कावेरी रिवर है, केवल 2 स्टेट से होकर जाती है, ठीक है। तो कुद्रेमुख हो गया, ब्रह्मगिरी हो गया और बाबा बुदन। और इसकी हाईएस्ट पीक जो है कर्नाटक की कौन सी है? मुल्यानगिरी, याद रखिएगा, मुल्यानगिरी जो है हाईएस्ट पीक है। अब जाते हैं केरला। केरला और तमिलनाडु वाला क्षेत्र। तो सबसे पहले आपको ये दिख रहा होगा B, तो ये है बिलीगिरी रंगन, जो हमने पहले देखा था, क्वेश्चन आया था बिलीगिरी रंगन पे। ये तमिलनाडु और कर्नाटक की बॉर्डर पे है। ये है नीलगिरी। नीलगिरी की हाईएस्ट पीक जो है डोडा बेट्टा है, ये ध्यान रखिएगा। और नीलगिरी की जो पहाड़ियाँ हैं ये 3 स्टेट से लग रही हैं। ये ऊपर वाला ये कर्नाटक हो गया, ये केरल हो गया और ये तमिलनाडु। तो ये नीलगिरी की पहाड़ियाँ जो है ट्राई जंक्शन में है, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु के, ठीक है। और नीलगिरी की हाईएस्ट पीक क्या है? डोडा बेट्टा, ये भी हो गया। अगला जो है, अगला देखते हैं नीलगिरी के साउथ में, ये है क्या? ये है अन्नामलाई। अन्नामलाई की हाईएस्ट पीक क्या है? अनाईमोडी, ये ध्यान रखिएगा। अन्नामलाई की हाईएस्ट पीक क्या है? अनाईमोडी। अनाईमोडी जो है ये केरल में है, और साथ में अनाईमोडी जो है पूरे जो है पश्चिमी घाट की जो है सबसे हाईएस्ट पीक भी है। पूरे साउथ इंडिया की सबसे हाईएस्ट पीक कौन सी है? अनाईमोडी, जो कि अन्नामलाई पहाड़ियों पर है।
अन्नामलाई पहाड़ी 2 राज्यों में है, जबकि जो अनाईमुडी चोटी है ये केरल में है, और जो डोडा बेट्टा है ये नीलगिरी का हिस्सा है, ये तमिलनाडु में है, ध्यान रखिएगा। तो पश्चिमी घाट का जो है सबसे हाईएस्ट पीक पूछा तो अनाईमुडी जो कि अन्नामलाई का पार्ट है, और सेकंड हाईएस्ट पीक है डोडा बेट्टा जो कि नीलगिरी का पार्ट है, ये तमिलनाडु में है। और सबसे साउथ वाला जो साउथ पीक कौन सी हो जाएगी, साउथ की रेंज जो हो जाएगी वो है कार्डमम, इलायची की पहाड़ियाँ भी बोला जाता है इनको, और इसकी जो चोटी है वो है अगस्त्यमलाई, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये है बिलिगिरी रंगन। तो ये भी हो गया, मैंने यहाँ लिख दिया हूँ। केरल की सबसे हाईएस्ट पीक है अनामुडी और तमिलनाडु की डोडा बेट्टा। वेस्टर्न घाट और पेनिनसुलर इंडिया की सबसे हाईएस्ट पीक जो है अन्नामुडी है, जो कि जो है ये अन्नामलाई का पार्ट है, और सेकंड हाईएस्ट जो है डोडा बेट्टा है, ठीक है। तो ये हो गया। अब हम जो है ईस्टर्न घाट में चले जाते हैं। तो ईस्टर्न घाट में सबसे पहले हम तमिलनाडु से स्टार्ट करेंगे। तो तमिलनाडु के आपको कुछ पहाड़े याद होना चाहिए, ये क्रम से याद होना चाहिए आपको, ठीक है। तो ये देखिए क्रम इसका, तो जैसे कि आपको पूरा क्रम याद होना चाहिए, जावड़ी, गिंजी, सेवराय, पंचमलाई, शिरोमलाई, पालनी, वरुशनाड। तो ये सब आपको ध्यान रहना चाहिए, तमिलनाडु की पहाड़ियाँ हैं ये। तो इनको जैसे कि वैसे याद कर लीजिएगा, नॉर्थ से साउथ, जावड़ी, जिंजी, सेवराय, पंचमलाई, शिरोमलाई, पालनी, वरुशनाड हिल्स। और आपको ध्यान देना कि ये जो वरुशनाड हिल है, इससे जो है वैगई रिवर, अभी बहुत चर्चे का मुद्दा है वैगई रिवर, तो वैगई रिवर जो है वरुशनाड हिल से निकलती है, और ये जो है पाल्क बे, ये है पाक बे, और नीचे है गल्फ ऑफ मन्नार, तो ये पाक बे में जाके गिरती है। कौन सी, वैगई रिवर, किसका पार्ट है, वरुशनाड हिल। आपको जो है नॉर्थ से साउथ क्रम ध्यान रखना है कि जावड़ी, जिंजी, सेवराय, पंचमलाई, शिरोमलाई, पालनी, वरुशनाड, और जो अगस्त्यमलाई है ये जो है वेस्टर्न घाट का हिस्सा है, कार्डमम का हिस्सा है, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद जो है आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश की एक ट्रिक है कि यहाँ पर जो कोंडा वाला क्षेत्र होगा वो आंध्र प्रदेश का हिस्सा होगा। तो इसमें कुछ पहाड़ियाँ हैं, 4-5 पर्वत हैं, जैसे कि एक है नल्ला मल्ला रेंज, फिर है वेलीकोंडा, फिर है पालकोंडा, फिर है शेषाचलम, फिर है नागारी। यही क्वेश्चन पूछा गया था शेषाचलम में। शेषाचलम जो है ईस्टर्न घाट का हिस्सा है, ये ध्यान रखिएगा। और एक चीज़ और है, ये नल्ला मल्ला रेंज, वेलीकोंडा, पालकोंडा, शेषाचलम और नागरी हो गया ये आंध्र प्रदेश में। और ये जो ईस्टर्न घाट है यहाँ से आता है, और ये वेस्टर्न घाट है, ये दोनों जो है नीलगिरी पर्वत में जाके मिलते हैं, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो आंध्र प्रदेश भी हो गया। इसके बाद जो है उड़ीसा, उड़ीसा में जो कुछ हिल्स हैं जैसे कि गड़जात हिल्स, मलयगिरी, नयागढ़ और उदयगिरी, ये ध्यान रखिएगा। और कुछ छत्तीसगढ़ में है, छत्तीसगढ़ में जैसे कि गौरलता हो गया, रामगढ़ हो गया, और बेलाडीला। बेलाडीला को ध्यान रखिएगा, यहाँ पर बेलाडीला इंपॉर्टेंट है। और झारखंड में जो है राजमहल, जहाँ तक कि जो हमारा प्रायद्वीपीय पठार फैला हुआ है, तो ये राजमहल पहाड़ियों तक, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा। तो मैं आपको एक बार और मैपिंग करवा देता हूँ कि हमने जो है, एक बार रिपीट करवा देता हूँ। ये जो है महाराष्ट्र में क्या देखा था, अजंता, सतमाला, बालाघाट, हरिश्चंद्र, महाबलेश्वर, और जो गोदावरी नदी है वो नासिक के त्र्यंबकेश्वर से निकलती है, और ये बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाती है। महाबलेश्वर जो है, महाबलेश्वर से कृष्णा नदी निकलती है, ये भी बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। फिर हमने देखा था कर्नाटक, और महाराष्ट्र की सबसे हाईएस्ट पीक कौन सी है, कलसुबाई, जो कि हरिश्चंद्र रेंज का पार्ट है। और ये जो है कर्नाटक, कर्नाटक में जो है बाबा बुदन की पहाड़ी, कुद्रेमुख और ब्रह्मगिरी, इसकी जो सबसे हाईएस्ट पीक है मुल्यानगिरी। फिर है केरल, केरल और तमिलनाडु के जो जंक्शन है, सबसे पहले तो ट्राई जंक्शन में केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक के, यह है नीलगिरी की पहाड़ी, इसकी जो हाईएस्ट पीक है डोडा बेट्टा, जो कि तमिलनाडु में है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद जो है अन्नामलाई, अन्नामलाई की जो हाईएस्ट पीक है अनाईमुडी, और अनाईमुडी जो है कहाँ पर है, केरल में है। उसके बाद है कार्डमम, ये इलायची की पहाड़ी ये है, और इसके हाईएस्ट पीक है अगस्त्यमलाई। और पूरे साउथ इंडिया की सबसे हाईएस्ट पीक क्या है, अनाईमुडी, जो कि केरल में है, ध्यान रखिएगा। और सेकंड हाईएस्ट पीक है डोडा बेट्टा, जो नीलगिरी का हिस्सा है, जो तमिलनाडु में है, ठीक है ना। तो चलिए फिर, और तमिलनाडु में हमने क्या देखा, जावड़ी, जिंजी, सेवराय, पंचमलाई, शिरोमलाई, पालनी, वरुशनाड हिल, और वरुशनाड से ही कौन सी निकलती है, वैगई रिवर निकलती है। और फिर इधर जो है नल्ला मल्ला रेंज देख लिया हमने आंध्र प्रदेश में, वेलीकोंडा, पालकोंडा, शेषाचलम और नागारी। शेषाचलम को ध्यान रखिएगा, पुष्पा मूवी है, यही शेषाचलम के जंगलों में जो है लाल चंदन के लिए फेमस है, यहीं से पुष्पा मूवी बनी है। गड़जात हिल्स, मलयगिरी, नयागढ़, उदयगिरी, ये सब उड़ीसा के पार्ट हैं। इधर इतना ज़्यादा ध्यान नहीं रखना आपको, बस कुछ कुछ ध्यान रखना है। और छत्तीसगढ़ में जो है गौरलता, रामगढ़ और बेलाडीला, ठीक है। तो हमारी जो है
पहाड़ियाँ जो है कंप्लीट हो गई हैं। अब हम कुछ जो है एनसीईआरटी में जो लिखा है एक बार वो देख लेंगे, और सबसे पहले हम ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट में अंतर देख लेते हैं। जो ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट में सबसे पहले तो आप ये देखिए कि दोनों में हाइट जो है सबसे ज़्यादा जो है वेस्टर्न घाट की जो है हाइट ज़्यादा है। मैंने यहाँ डायग्राम से शो करने की कोशिश की है। ये वेस्टर्न घाट जो है इसका जो हाइट जो है ये थोड़ा ज़्यादा है ईस्टर्न घाट की तुलना में। ईस्टर्न घाट जो है वो बहुत ज़्यादा अपरदित हो गया है नदियों से, ठीक है। और एवरेज हाइट जो है वेस्टर्न घाट की 900 से 1600 मीटर तक है, जबकि ईस्टर्न घाट की 600 से 900 मीटर तक है। और रेनफॉल जो है मतलब बारिश जो है सबसे ज़्यादा कहाँ होती है, वेस्टर्न घाट में होती है ईस्टर्न घाट की तुलना में। और बायोडाइवर्सिटी मतलब जैव विविधता भी वेस्टर्न घाट में ज़्यादा है। और वेस्टर्न घाट जो है कंटिन्यूस है, मतलब वो रेगुलर शेप में है, जबकि ईस्टर्न घाट जो है डिसकंटिन्यूस मतलब कटा फटा है, बीच से रेगुलर नहीं है वो। जो वेस्टर्न घाट से जो नदियाँ आती हैं उनके द्वारा अपरदित कर दिया गया है ईस्टर्न घाट, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। और एवरेज हाइट जो है वेस्टर्न घाट की ज़्यादा ही होने के कारण स्लोप जो है ईस्टवर्ड हो गया है, मतलब पूर्व की ओर जो है ये हमारा प्रायद्वीपीय पठार का जो है वो स्लोप है, जिसके कारण जो नदियां हैं वेस्ट टू ईस्ट फ्लो होती है, वेस्टर्न घाट से ईस्टर्न घाट की ओर, ठीक है। इसी के कारण जो है कोस्टल प्लेन जो है वो ईस्ट में ज़्यादा डेवलप है, क्योंकि वहाँ पर डेल्टा बने हैं। तो ये हम आगे देखेंगे, ठीक है। जब तटीय मैदान देखेंगे तो ये हमारा लगभग कंप्लीट हो गया है। तो अब हम देख लेते हैं ये तटीय मैदान जो है। तटीय मैदान जो है आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ की जो हाइट ज़्यादा है वेस्टर्न घाट की ज़्यादा है। यहाँ से कुछ नदियाँ आती हैं, नदियों के द्वारा अपरदित जो है अपर्दन किया जाता है, और अपर्दन से जो है ये कुछ बालू लाते हैं, बालू ला के ये निक्षेपण होता है और वहीं पर डेल्टा का निर्माण हो जाता है। और यहाँ जो ईस्टर्न घाट है इसको डिसकंटिन्यूस कर दिया है इन नदियों ने। तो वही मैंने समझाया यहाँ पर कि कोस्टल प्लेन जो है ईस्ट में जो है कोस्टल प्लेन ज़्यादा, मतलब तटीय मैदान जो है चौड़ा किसका है, ईस्ट का है वेस्ट की तुलना में। ईस्ट में जो है ब्रॉड है, वेस्ट में नैरो है, ठीक है। और जो कोस्टल प्लेन है वो उसमें जो कॉन्टिनेंटल सेल्फ है, कॉन्टिनेंटल सेल्फ आप जानेंगे, मतलब जब हम जियो मॉर्फोलॉजी पढ़ेंगे उसमें हम देखेंगे कॉन्टिनेंटल शेल्फ क्या होता है। ये जो है कॉन्टिनेंटल शेल्फ की जो चौड़ाई है वो वेस्टर्न में ज़्यादा है, ईस्टर्न में कम है। जैसे कि जब जो इंडिया की जो प्लेट है यूरेशियन प्लेट से टकरा रही थी, जब टकराई तो जो हमारा वेस्टर्न घाट वाला हिस्सा है उसका कुछ टुकड़ा टूट कर वो सबमर्ज हो गया था। सबमर्ज होने के कारण जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ है वहाँ की चौड़ाई जो है ज़्यादा हो गई वो, ठीक है। और अगला है कि ईस्ट में जो है मतलब पूर्वी घाट साइड वहाँ का जो कोस्ट है मतलब तटीय मैदान है थोड़ा चौड़ा है, क्योंकि जो नदियों के द्वारा बनाए गए डेल्टा है उन्होंने तटीय मैदान को चौड़ा कर दिया है। और वेस्ट में जो है नैरो है। तो नेचुरल पोर्ट का विकास जो है वेस्ट में हुआ है, जबकि डेल्टाई जो रीजन है इसका विकास जो है ईस्ट में हुआ है। तो नेचुरल पोर्ट ज़्यादा कहाँ मिलेंगे हमको, वेस्ट साइड मिलेंगे। तो यही तटीय मैदान के बारे में ये एनसीईआरटी में जो लिखा है आप देख लीजिए ये। और ये अभी इस बार के लिए जो यहाँ के पोर्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने यहाँ पर कुछ हाईलाइट किया है, देखिए कि पश्चिमी तटीय मैदान और पूर्वी तटीय मैदान में बांटा गया है। और प्राकृतिक बंदरगाह जो है वो पश्चिमी तटीय मैदान में है, मतलब ये प्राकृतिक बंदरगाहों का जो विकास है पश्चिम तटीय मैदानों की ओर हुआ है। जैसे कि कांडला हो गया, मझगांव हो गया, JLN नाहवा शेवा हो गया, मरमा गाँव हो गया, मैंगलोर हो गया, कोचिन हो गया। इनका नाम ध्यान रखिएगा, ये इस बार क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि इस बार जो है पोर्ट बहुत ही न्यूज़ में है, ठीक है ना। और पश्चिम तटीय मैदान की तुलना में पूर्वी तटीय मैदान जो है चौड़ा है, उभरे हुए तट का उदाहरण है। ध्यान रखिए उभरे हुए तट मतलब कि जो नदियों ने अपर्दन करके जो निक्षेपण जमा किए हैं उनसे बना हुआ पूर्वी तटीय मैदान है। उभरा तट होने के कारण यहाँ पत्तन और पोताश्रय कम है, ये ध्यान रखिएगा। नेचुरल पोर्ट जो है वेस्टर्न साइड में है, ईस्ट में कम है, क्योंकि यहाँ डेल्टा ज़्यादा है तो पोर्ट का विकास नहीं हो पाता। तो पूर्वी तट के कुछ पत्तनों के नाम आपको ध्यान रखना है, जैसे कि विशाखापत्तनम हो गया, ये सब। और अभी जो है पोर्ट बहुत न्यूज़ में है, जैसे कि ये देखिए मैंने आपके लिए न्यूज़ भी दे रखा है यहाँ पर। तो आपको पोर्ट का टॉपिक इकोनॉमी में अच्छे से कर लेना है, ये कि ये जो है जब भारत के मतलब विशाखापत्तनम का जो है टॉप 100 की लिस्ट में आए हैं, टोटल 9 बंदरगाह हैं, ठीक है। ये कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स में जो है भारत की जो है पहली बार ऐसा हुआ कि 9 बंदरगाह टॉप 100 में आए हैं, जिसमें से जो विशाखापत्तनम है उसकी रैंक जो है 19वीं है, ठीक है। विशाखापत्तनम जो है ईस्ट साइड का पोर्ट है, तो ये ध्यान रखना है। न्यू मेजर पोर्ट्स का डेवलपमेंट हो रहा है, जैसे कि वाधवान पोर्ट है महाराष्ट्र में, इसकी डिक्लेरेशन हुआ है, इसका
डिक्लेयर किया है गवर्नमेंट ने, घोषणा की है। फिर एक और है विजिंगम पोर्ट जो केरल में बन रहा है, ये एक मदर पोर्ट है, ट्रांसशिपमेंट पोर्ट है, इसको भी ध्यान रखना है। और अंडमान निकोबार में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 13वां जो है मेजर पोर्ट बनने जा रहा है, गैलाथिया बे, जो ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट भी कहा जा रहा है इसको। तो टोटल 13 हमारे मेजर पोर्ट हो चुके हैं, मतलब 13वां का विकास हो रहा है गैलाथिया बे, ये देखिए ग्रेट निकोबार में, इसको आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। और टोटल 12 जो पोर्ट है पहले मेजर पोर्ट, गुजरात में एक है जिसको दीनदयाल पोर्ट बोला जाता है, महाराष्ट्र में 2 है, मुंबई और जवाहरलाल नेहरू, गोवा में एक है मोरमुगांव, और कर्नाटक में न्यू मंगलोर हो गया, केरला में कोच्चिन हो गए, तमिलनाडु में 3 है, ये ध्यान रखिएगा, तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा है। आंध्र प्रदेश में जो है विशाखापत्तनम, ओडिशा में पारादीप और वेस्ट बंगाल में कोलकाता या हल्दिया पोर्ट। तो ये पूरा मैप है और ये गैलाथिया बे प्रोजेक्ट यहाँ पर चलने वाला है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। और प्रायद्वीपीय पठार हमने पढ़ लिया है, और मैं आपको बता देता हूँ, इसमें मैंने टिक भी किया है, तो आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा कि प्रायद्वीपीय पठार तिकोने आकार वाला कटा फटा है, उत्तर पश्चिम में दिल्ली के कटक अरावली विस्तार है, पश्चिम में गिर की पहाड़ियाँ हैं, दक्षिण में इलायची की पहाड़ियाँ हैं, ये सब पढ़ लिया हमने। आप इसको एक बार पढ़ेंगे तो आपको जो है अच्छे से इसको, ये आपका टॉपिक जो है कंप्लीट हो जाएगा। दक्कन के पठार में भी हमने पढ़ लिया, ठीक है। और कुछ टॉपिक हैं, जैसे कि एक स्टेटमेंट है यहाँ पर उत्तर पूर्व पठार को लेके, यहाँ हम कर लेते हैं, ये स्टेटमेंट में आ सकता है, ये ध्यान रखिएगा। जो उत्तर का पठार है, जैसे कि हमारा ये इंडिया हो गया, मान के चलिए, एक मिनट, इंडिया कहाँ है बताता हूँ मैं आपको। तो ये जब हम प्रायद्वीपीय पठार पढ़ते हैं तो प्रायद्वीपीय पठार जो है यहाँ से लेके ये राजमहल पहाड़ी, साथ में ये हिस्सा भी जो मेघालय वाला पार्ट भी है, ये भी जो है प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है, ठीक है। तो ये पूरा जो है प्रायद्वीपीय पठार है, साथ में ये मेघालय वाला हिस्सा भी है। और ये जो बीच में जो गैप है, इसको बोला जाता है मालदा गैप। ये क्या है, नदियों के द्वारा अपर्दन हो गया है, इसके कारण जो है ये गैप हो गया है, तो इसको जो है मालदा गैप बोला जाता है। और ये जो प्लेट है, इसको मेघालय का पठार बोल देते हैं, या फिर इसी को बोला जाता है उत्तर पूर्वी पठार, या फिर इसी को बोला जाता है कार्बी एंगलोंग का पठार, ठीक है, कार्बी एंगलोंग का पठार। तो ये किसका हिस्सा है, ये प्रायद्वीपीय पठार का ही हिस्सा है, ये अलग नहीं है, नॉर्थ ईस्ट का रीजन, नॉर्थ ईस्ट का पार्ट नहीं है ये, ठीक है। ये जो है प्रायद्वीपीय पठार का ही हिस्सा है, ये पहाड़ियों का हिस्सा नहीं है, तो ये वहीं लिखा है ये। तो ये उत्तर पूर्वी पठार में कि विस्तारित भाग है, मेघालय के पठार के बीच में भ्रंश घाटी अलग हो गया राजमहल पहाड़ी से, कार्बी एंगलोंग का पठार बोला जाता है। इसमें 3 पहाड़ियाँ जो है गारो, खासी, जैंतिया, ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पर बहुत सारे खनिज मिलते हैं। और ये स्टेटमेंट आपको ध्यान रखना, ये क्वेश्चन के रूप में आ सकता है कि इस क्षेत्र में जो है अधिकतर वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है, परिणाम स्वरूप मेघालय का पठार एक अति अपर्दित भूतल है, और चिरापुंजी जो है नग्न चट्टानों से ढका स्थल है, यहाँ वनस्पति लगभग नहीं के बराबर है। जनरली हम क्या सोचते हैं, जहाँ पर बारिश ज़्यादा होगी तो वहाँ पर वनस्पति की सघनता पाई जाएगी, लेकिन यहाँ वनस्पति लगभग नहीं के बराबर है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो है अपर्दन बहुत ज़्यादा हो रहा है। जैसे कि हम जानते हैं कि इंडिया में जो है साउथ वेस्ट मानसून से वर्षा होती है, ये वाली वर्षा, तो ये जब जो है मेघालय में पहुंचती है तो चिरापुंजी में जो है बहुत ज़्यादा वर्षा करवाती है, मेघालय में खासी पहाड़ी में, गारो, खासी, जैंतिया देखा होगा आपने, और खासी में ही चेरापुंजी और मौसिनराम है, यहाँ पर जो है वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा बारिश होती है। तो बारिश ज़्यादा होगी तो जो अपर्दन की मात्रा ज़्यादा होगी, अपर्दन ज़्यादा होगा तो पेड़ पौधे नहीं हो पाएंगे। तो यही स्टेटमेंट लिखा है, ये एनसीईआरटी का स्टेटमेंट है, मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ। तो ये आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा इसको। मैं एक और बार पढ़ देता हूँ कि दक्षिण पश्चिम मानसून में अधिक वर्षा होने के कारण क्या हुआ कि मेघालय का पठार एक अति अपर्दित भूतल है, ठीक है। चेरापुंजी जो है नग्न चट्टानों से ढका स्थल है, नग्न चट्टान है यहाँ, और यहाँ वनस्पति लगभग नहीं के बराबर है, ठीक है। ये स्टेटमेंट क्या आ सकता है कि पहले स्टेटमेंट में देगा कथन एक, चेरापुंजी नग्न चट्टानों से ढका स्थल है और यहाँ वनस्पति लगभग नहीं के बराबर है। दूसरा स्टेटमेंट देगा कथन 2 कि दक्षिण पश्चिम मानसून से अधिक वर्षा होने के कारण मेघालय का पठार एक अति अपर्दित भूतल है। तो एक कारण, कथन कारण में फंसा देगा आपको, स्टेटमेंट 1 और 2 दोनों सही होंगे और कारण भी सही होगा उसका, ठीक है। तो ठीक है, चलिए देखते हैं। अब देखते हैं इंडियन रिवर सिस्टम के बारे में। तो इंडियन रिवर सिस्टम करने से पहले एक बार, चलिए ठीक हमारा कंप्लीट हो गया है। तो सीधा रिवर सिस्टम स्टार्ट करते हैं। तो रिवर सिस्टम में सबसे महत्वपूर्ण कुछ हिमालय की नदियां हैं, हिमालय क्षेत्र से आने वाली नदियां, जैसे कि एक इंडस रिवर हो गया, एक गंगा रिवर हो गया, एक है ब्रह्मपुत्र रिवर।
ये 3 रिवर जो है ये हिमालय क्षेत्र से आने वाली नदियाँ हैं। ये सदा मतलब हमेशा प्रवाहित होने वाली नदियाँ हैं, ठीक है, क्योंकि इनको जो जल की प्राप्ति होती है वो हिमालय के बर्फ़ के पिघलने से होती हैं, इसलिए ये है साल भर बहने वाली नदियाँ हैं ये, ठीक है। और कुछ प्रायद्वीपीय नदियाँ हैं, ये यहाँ पर देखेंगे। और प्रायद्वीपीय नदियों में महत्वपूर्ण है ये स्वर्णरेखा नदी, फिर है महानदी, ठीक है, ये महानदी हो गया। फिर गोदावरी देखा हमने अभी, नासिक महाराष्ट्र से निकलती है। फिर हमने कृष्णा नदी देखा, कृष्णा नदी जो कहाँ से निकलती है, ये ब्रह्मगिरी से नहीं, महाबलेश्वर की चोटी महाराष्ट्र से निकलती है। और ब्रह्मगिरी से निकलती है कावेरी, ये कावेरी नदी होगी। तो ये जो है महत्वपूर्ण नदियाँ हमको देखना है, तो आप इनका विशेषकर मैप ध्यान रख लीजिए इनका, कि ये जो है हमारी गंगा है, ये इंडस है, इधर से ब्रह्मपुत्र आ रही है, ठीक है, ये नर्मदा रिवर है, सतपुड़ा और विंध्य के बीच में बहती है। फिर तापी रिवर है, फिर गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है, इधर महानदी है, स्वर्ण रेखा है, ब्राह्मणी, वैतरणी, तो सब देखेंगे अब। तो सबसे पहले हिमालय नदी और प्रायद्वीपीय नदी के बीच में अंतर देख लेते हैं। तो हिमालय नदी जो है इनका उद्गम कहाँ है, कि हिम नदियों से ढके हिमालय पर्वत से इनका उद्गम होता है, जबकि प्रायद्वीपीय नदियाँ जो है प्रायद्वीपीय पठार और मध्य उच्च भूमि से इनका जो है उद्गम होता है। इनकी जो प्रवाह की प्रवृत्ति है, जो हिमालय नदियाँ हैं ये 12 मासी होती हैं, क्योंकि इनको जो जल की प्राप्ति होती है वो वर्षा से भी होती है, साथ में जो हिमनदों के पिघलने से भी होती है। जबकि जो प्रायद्वीपीय नदियाँ हैं ये सीजनल है, मतलब मौसमी है, ये मतलब इनका जो है मानसून वर्षा पर ही निर्भर है ये। और नदी की प्रकृति कैसी है, कि जो हिमालय नदियाँ हैं ये लंबी है, उबड़ खाबड़ पर्वतों से गुजरती हैं, जबकि ये जो प्रायद्वीपीय नदी है सुसज्जित है, घाटियों है, जैसा मार्ग है वैसे गुजरती है। और जल ग्रहण क्षेत्र जो है हिमालय नदियों का बहुत बड़ा है, जबकि प्रायद्वीपीय नदियों को इनकी तुलना में छोटा है। और नदी की जो आयु है, जो हिमालय की नदियाँ हैं ये जो है युवा है ये, ठीक है, जबकि जो प्रायद्वीपीय नदियाँ हैं ये बहुत दिनों से हैं, ये प्रौढ़ नदियाँ हैं, मतलब कई दिनों की हो गई हैं ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो हमको क्या ध्यान रखना है कि हिमालय की नदियाँ जो हैं वो हमेशा बहती रहती हैं, जबकि जो प्रायद्वीपीय नदियाँ हैं वो सीजनल है। और आगे देख लेंगे इनके कुछ कुछ अपवाद भी हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हिमालय नदियों में आपको सबसे पहले ये ध्यान रखना है, हिमालय अपवाह तंत्र में गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र है, ये ठीक है, पूरा हम एनसीईआरटी से कवर करेंगे इसको, साथ में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी लेंगे। और ये जो है 12 मासी है, मतलब कि ये सदा इनको जो है 12 मासी हैं ये, क्योंकि ये बर्फ़ पिघलने व वर्षण दोनों पर निर्भर है, ठीक है। और ये नदियाँ गहरे महाखंडों मतलब गॉर्ज का भी निर्माण करती हैं, वी आकार की घाटी भी बनाती हैं, छिप्रिकाएँ जलप्रपात भी बनाती है, ठीक है। कुछ आकृतियाँ हैं ये नदियों की, ये बाद में देखेंगे हम। कोसी नदी जो है, एक जो है गंगा नदी की जो सहायक नदी कोसी नदी, इसको बिहार का शोक बोला जाता है, ठीक है। और कैसे कैसे विकास हुआ ये सब में हम नहीं पढ़ेंगे, हम सीधे सिंधु नदी तंत्र देखते हैं, ठीक है। तो सिंधु नदी जो है, सिंधु नदी का जो उद्गम है वो कैलाश पर्वत श्रेणी के बोखरचू से होता है, ये ध्यान रखिएगा। अपन सीधे सिंधु नदी में चलते हैं। तो सिंधु नदी जो है ये रही सिंधु नदी, ठीक है। तो ये आ रही है कहाँ, लद्दाख होते हुए पाकिस्तान में, फिर गिर जाती है कहाँ, अरब सागर में। तो सिंधु नदी जो है यहाँ से निकलती है, ये क्या है, बोखरचू ग्लेशियर है ये, कैलाश रेंज का नियर मानसरोवर लेक। तो यहाँ से जाती है लद्दाख होते हुए कहाँ निकल जाती है, पाकिस्तान, पाकिस्तान से फिर अरब सागर में गिर जाती है, ठीक है। ये है इंडस रिवर, ठीक। इंडस रिवर की जो सहायक नदियाँ हैं कुछ बहुत महत्वपूर्ण, जैसे कि झेलम रिवर हो गया, चिनाब हो गया, रावी हो गया, ब्यास हो गया और सतलज हो गया, ठीक है। तो इन्हीं को बोला जाता है पंचनद। पंजाब जो है इन्हीं के बेसिन में है, इसलिए पंजाब नाम पड़ा है पंजाब का, ठीक है ना। तो झेलम हो गया, चिनाब हो गया, रावी, ब्यास, सतलज, इनका क्रम ध्यान रखिएगा। और जो ब्यास रिवर है ये केवल इंडिया में बहती है, ये ध्यान रखिएगा। बाकी की जो सहायक नदियाँ हैं ये जो हैं वो इंडिया और पाकिस्तान दोनों में है, ब्यास जो है केवल इंडिया में है। और जो सतलज रिवर है, सतलज रिवर भी ये मानसरोवर लेक के पास है, राकसताल वहाँ से निकल के आती है, ये ध्यान रखिएगा। तो हम इस पे देख लेते हैं कि किसका ओरिजिन कहाँ पर हुआ है। तो ये देख लिया आपने। तो इंडस का ओरिजिन बोखरचू, ये ध्यान रखिएगा। झेलम का ओरिजिन जो है वेरीनाग कश्मीर से हुआ है, झेलम जो है ये कश्मीर से वेरीनाग झील है उससे हुआ है। चिनाब रिवर जो है, चिनाब में बारालाचा पास जो हिमाचल प्रदेश में है, चिनाब रिवर, ये बारालाचा पास इधर इस साइड है। और बारालाचा पास से चंद्रायण भागा रिवर निकलती है,
यही आगे जाके मिल जाती है, इसी को चिनाब बोला जाता है। ठीक है, और रावी और ब्यास है ये रोहतांग पास से निकलती है, और जबकि जो सतलज है ये राकस लेक इंडिया और शिपकिला पास से होते हुए जाती है। तो ये जो है ये सतलज रिवर है, ये राकस ताल से निकलती है, ये हो गया। ठीक है, तो इनको तो ये नॉर्मल याद रखना है। साथ में और नदी ध्यान रखनी है, जैसे कि ये हमारा इंडस रिवर हो गया। तो इंडस रिवर में हमको कुछ सहायक नदियाँ ध्यान रखनी है, जैसे कि एक ये रिवर हो गई, जास्कर रिवर हो गई, ये द्रास रिवर हो गया, ये हमने पढ़ा था अभी श्योक रिवर, फिर नुब्रा। ये जो है नुब्रा जो है सियाचिन ग्लेशियर से निकल के आती है, तो ये ध्यान रखना है। ठीक है ना, ओके। तो चलिए हम देख लेते हैं कुछ। तो मैं आपको एक बार मैप करवा देता हूँ हल्का सा। तो ये हमारी जो है ये सिंधु रिवर है, सिंधु रिवर में ये है जास्कर रिवर, ये इसमें मिल जाती है। ये है द्रास, द्रास है, ये जास्कर है। ये है श्योक रिवर, ये है नुब्रा रिवर, ये है गिलगित रिवर, ये है हुंजा रिवर। इतने रिवर आपको ध्यान रहनी चाहिए, और बाकी झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज तो वो है ही। ठीक है, तो हम एक बार इसको पढ़ लेते हैं कि सिंधु नदी तंत्र जो है इसका जो उद्गम है, उद्गम जो कहाँ है, कैलाश पर्वत श्रेणी के बोखरचू में है, और तिब्बत में इसे ही सिंगी खम्बान कहते हैं, ये याद रखिए। सिरमुख कहते हैं, लद्दाख व जास्कर श्रेणियों के बीच में बहती है। ठीक है, और सहायक नदियाँ इसकी श्योक है, देख लिया हमने, गिलगित है, जास्कर है, हुंजा, नुब्रा, सिगार, गास्टिंग, द्रास, ये सब देख लिया। पंचनद नाम पंजाब की 5 मुख्य नदियों सतलज, व्यास, रावी, चिनाब, झेलम को दिया गया है। अंत में सिंधु नदी जो है कराची में पूर्व अरब सागर में जा गिरती है, ये ध्यान रखिएगा। भारत में जो सिंधु है लद्दाख में बहती है, ये ध्यान रखिएगा। झेलम जो है ये झेलम के बारे में वैरीनाग से निकलती है, हमने देख लिया इसका भी। चिनाब जो है चंद्रभागा के नाम से जानी जाती है। रावी जो है रोहतांग दर्रे के पास से निकलती है, ये ध्यान रखिए। व्यास जो है केवल इंडिया में बहती है, रोहतांग दर्रे से व्यास कुंड से निकलती है। ये भी हरिके के पास जो है सतलज में जा मिलती है, और यहीं पर हरिके बैराज है। सतलज रिवर जो है यहीं पर देखिए को मानसरोवर के निकट राक्षस ताल से निकलती है, ये इसी में जो है भाखड़ा नागल परियोजना बनाई गई है। ठीक है ना, तो ये हमारा जो है इंडस रिवर ख़त्म हो गया। और साथ में आपको ये भी ध्यान रखना है कि इंडस रिवर जो है पाकिस्तान के साथ जो है सिंधु जल समझौता है हमारा, तो इसके तहत जो है ICJ जो है, मतलब कि इंडस, चिनाब और झेलम का पानी जो है पाकिस्तान यूज़ करेगा। इंडिया जो है इसका केवल 20% पानी यूज़ कर सकता है। बाकी की जो 3 रिवर है, मतलब कि रावी, ब्यास और सतलज का, ये इंडिया यूज़ करेगा। इसका जो है 20%, 80% जो है पानी इंडिया यूज़ करेगा, बाकी 20% जो है पाकिस्तान। ठीक है ना, और कुछ परियोजनाएं चल रही है यहाँ पर, वो बहुत महत्वपूर्ण है यहाँ पर, इनको याद कर लीजिएगा। ये PDF में दे दूंगा, इनकी कोई ट्रिक विक नहीं है, आप एक बार पढ़ेंगे याद हो जाएगा। जैसे कि बगलिहार हो गया, चिनाब, दुलहस्ती, सलाल। ठीक है, ये सब जो है चिनाब नदी में है। किशनगंगा परियोजना झेलम नदी है, किशनगंगा नदी, और झेलम की ही सहायक नदी है किशनगंगा। किरथई परियोजना जो है ये भी चिनाब में है, सवालकोट। तो ये सब आप पढ़ लीजिएगा एक बार, मैं आपको दे दूंगा PDF में ये। फिर अब देखते हैं गंगा नदी तंत्र। गंगा नदी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो गंगा नदी में हमने देखा था कि उत्तराखंड में कुछ ग्लेशियर है, तो यहाँ फिर से देख लेते हैं कि जैसे कि यमुनोत्री है, दिख रहा होगा, यहाँ पर बंदरपूज ग्लेशियर है, हमने पढ़ के आए हैं। यमुनोत्री है, गंगोत्री है, केदारनाथ है, बद्रीनाथ है। यमुनोत्री में ग्लेशियर जिसका नाम है ग्लेशियर जो है वो बंदरपूज ग्लेशियर है। गंगोत्री में जो है गोमुख ग्लेशियर है, कौन सा है, गोमुख ग्लेशियर है गंगोत्री पे। फिर केदारनाथ में है चोराबारी, ध्यान रखिएगा केदारनाथ में कौन सा है, ये है चोराबारी। और बद्रीनाथ में है शतोपद ग्लेशियर, कौन सा ग्लेशियर, शतोपद ग्लेशियर। चोराबारी जो केदारनाथ में, गंगोत्री में जो है गोमुख ग्लेशियर, और यमुनोत्री में जो है बंदरपूज, ये याद रखिएगा। ठीक है, यमुनोत्री से निकलती है यमुना नदी, और गोमुख ग्लेशियर से निकलती है भागीरथी नदी, ये ध्यान रखिएगा। और केदारनाथ जो है, केदारनाथ से मंदाकिनी, और बद्रीनाथ से निकलती है अलकनंदा। अब हमको यहाँ से देखना है कि यहाँ पर बहुत सारे प्रयाग हैं, इनको ध्यान से देखिएगा। तो बद्रीनाथ मतलब कि शतोपद ग्लेशियर, यहाँ से निकलती है अलकनंदा। अलकनंदा से सबसे पहले जो नदी आएगी वो मिलेगी धौली गंगा, और ये दोनों मिलकर बनाएंगे विष्णु प्रयाग। तो सबसे पहले आप कुछ प्रयाग ध्यान रख लीजिए। सबसे पहले होगा विष्णु प्रयाग, फिर है नंद प्रयाग, फिर है कर्ण प्रयाग, फिर है रुद्र प्रयाग, फिर है देव प्रयाग। ठीक है, ये 5 प्रयाग आपको ध्यान रखना है। कौन कौन से, विष्णु, नंद, कर्ण, रुद्र और देव प्रयाग। ठीक है ना,
तो जो विष्णुप्रयाग है इसमें धौली गंगा अलकनंदा से मिलती है, और अलकनंदा से ही आके जाके जब नंदाकिनी मिलेगी तो नंदप्रयाग बन जाएगा। फिर पिंडार नदी मिलेगी तो कर्णप्रयाग हो जाएगा। रुद्रप्रयाग कब होगा? जब मंदाकिनी आके अलकनंदा से मिलेगी। मंदाकिनी कहाँ की रिवर है? ये केदारनाथ से आती है, चोराबाड़ी ग्लेशियर से, ध्यान रखिएगा। तो मंदाकिनी कहाँ से है आएगी? चोराबाड़ी ग्लेशियर केदारनाथ से होते हुए आएगी, ये रुद्रप्रयाग में मिल जाएगी अलकनंदा से। फिर गंगोत्री गोमुख से कौन सी आती है? भागीरथी, और भागीरथी अलकनंदा से मिलती है देवप्रयाग में, फिर इसका नाम पड़ जाता है गंगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। फिर ये गंगा रिवर है, मैं आपको बता देता हूँ, ये रही हमारी गंगा रिवर। तो ये गंगा रिवर आ गई भाई, तो ये गंगा रिवर है मेन रिवर, ये चली गई बांग्लादेश, ठीक है। और गंगा रिवर की जो कुछ सहायक नदियाँ आपको ध्यान रखना है, जैसे कि ये रामगंगा हो गया, फिर गोमती हो गया, घाघरा हो गया, गंडक हो गया, कोसी हो गया और महानंदा, ये ध्यान रखिएगा। कौन कौन सी? रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी और महानंदा। कोसी को ही बिहार का शोक बोला जाता है। और ये जो है लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है गंगा की। अब राइट बैंक ट्रिब्यूटरी में जो है सबसे इंपॉर्टेंट है यमुना, जो कि यमुनोत्री बंदरपूछ से आती है, ये इलाहाबाद में जाके मिलती, जहाँ पर अभी कुंभ लगा हुआ है, ठीक है। तो ये हो गया। और साथ में जो है टोन्स रिवर है, ये एमपी से आती है। एक सोन रिवर, हमने देखा था कि अमरकंटक की पहाड़ियों से 3 नदी, एक नर्मदा, जोहिला और सोन नदी। सोन जो है नॉर्थ की तरफ जाती है, तो ये जो है गंगा से पटना के किनारे मिल जाती है, ठीक है। तो इतना आपको ध्यान रखना है, टोन्स और सोन जो है, और साथ में यमुना, ये जो है राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। अब देखते हैं यमुना की जो है, मैं यहाँ पर मैप बनाता हूँ, ये है गंगा रिवर, ठीक है, ये है हमारी यमुना रिवर। अब यमुना की कुछ सहायक नदियाँ हैं, इनको ध्यान रखिएगा। यमुना की सबसे महत्वपूर्ण सहायक नदी है वो है चंबल। कौन सी नदी है ये? चंबल। और चंबल की सबसे लंबी सहायक नदी है वो है बनास, जो कि अरावली पहाड़ियों से आती है, बनास। और चंबल की ही कुछ सहायक नदी है, जैसे कि एक हो गई क्षिप्रा नदी, जो कि उज्जैन के किनारे है, महाकाल, वो क्षिप्रा। फिर है काली नदी, फिर है पार्वती नदी, ठीक है। और पार्वती की नदी के बाद है, आपने कूनो नाम सुना होगा, कूनो पालपुर, जहाँ पर अभी चीता को बसाया गया है, तो उसी के किनारे जो है कूनो नदी है। तो इतनी नदी आपको चंबल की सहायक नदी याद रखना चाहिए। चंबल की महत्वपूर्ण सहायक नदी है बनास। बनास जो है चंबल की सबसे बड़ी सहायक नदी है। उसके बाद आपको ध्यान रखना है क्षिप्रा, बाकी आप भूल भी जाएंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और कूनो ध्यान रख लीजिए, जो करंट अफेयर में चल रही है। तो ये हो गया। तो यमुना की सहायक नदी हो गई चंबल, ये यमुना है, चंबल। चंबल के बाद है, मैं इसको मिटा देता हूँ, चंबल के बाद है सिंध, सिंध के बाद बेतवा, फिर कैन। इतनी ध्यान रखिएगा, चंबल, सिंध, बेतवा और कैन, ये जो है ये यमुना की सहायक नदी है, ठीक है। तो गंगा हो गया, गंगा की सहायक नदी यमुना हो गया, यमुना की सहायक नदी चंबल, सिंध, बेतवा, कैन, और चंबल की सबसे बड़ी सहायक नदी बनास हो गया, और बनास के साथ क्षिप्रा, क्षिप्रा के साथ कूनो, ठीक है। तो इतना ध्यान हो गया आपको। तो यहीं पर ये है। तो सबसे पहले देख लेते हैं, ये आ रहा है, मैं इसको कलर कौन सा का दे दूँ, ये दे दूँ। तो ये हो गया हमारा यमुना, ठीक है, ये हो गई यमुना रिवर। यमुना की सहायक नदी है चंबल, चंबल की सबसे बड़ी सहायक नदी है ये बनास, फिर पार्वती, काली सिंध, ये हो गई क्षिप्रा, इधर यहाँ है कूनो। फिर है चंबल की, यमुना की सहायक नदी है चंबल हो गई, फिर सिंध, फिर है बेतवा, फिर कैन। फिर गंगा की, यमुना जाके इलाहाबाद में जाके मिल गई गंगा से। फिर गंगा की सहायक नदी है टोंस, फिर है सोन, ये ध्यान रखिएगा। ये हमारी गंगा की पूरा हो गया। एक और बार देख लेते हैं, ठीक है। तो ये है पूरी गंगा रिवर। गंगा की जो है लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी में कौन सा आ गया? एक है रामगंगा, एक है गोमती, घाघरा, गंडक और कोसी और महानंदा, ठीक है। फिर यमुना है, यमुना जो है राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है, फिर सोन है, फिर टोंस है, ये ध्यान रखिएगा। और यमुना की सहायक नदी जो है चंबल है, सिंध है, बेतवा है और कैन है। और चंबल की ही सहायक नदी है बनास, काली सिंध, पार्वती, कूनो और क्षिप्रा, ठीक है ना, ये ध्यान हो गई। तो अब चलिए अब देख लेते हैं कि लिखा क्या है एनसीईआरटी में। जो गंगा नदी है
उत्तरकाशी जिले में गोमुख के निकट गंगोत्री हिमनद में भागीरथी के नाम से जानी जाती है। फिर ये वही प्रयाग के बारे में बताया गया है कि देवप्रयाग में भागीरथी अलकनंदा से मिलती है, फिर गंगा कहलाती है और उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा बहती है 1450 किलोमीटर। ये लिखा है कि भारत का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र है ये, और ये 12 मासी है क्योंकि इसको जो है जल की प्राप्ति एक मानसून से भी प्राप्त होती है, वर्षा से भी, और एक है बर्फ़ के पिघलने से भी। इसकी सहायक नदियाँ हैं रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानदी, महानंदा। ये एक सब क्या है, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है। कुछ नमामि गंगे कार्यक्रम चला है, ये हम करंट अफेयर में देखेंगे, ये पुराना कार्यक्रम हो गया है। इसके कुछ स्तंभ है जैसे कि सीवेज ट्रीटमेंट, नदी किनारे का विकास, नदी सतह सफाई, जैव विविधता, वनीकरण, जन जागरूकता, ये सब हम बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, अब इसकी गंगा की कुछ सहायक नदी है जैसे यमुना। यमुना जो है बंदरपुर श्रेणी से निकलती है, इलाहाबाद में इसका संगम हो जाता है गंगा से। और इसकी जो सहायक नदी है यमुना की, चंबल, सिंध, बेतवा, केन हमने देख लिया। जबकि हिंडन, रिंद, सेंगर, वरुणा आदि नदियाँ इसके बाएं तट से। ये भी ध्यान रख लीजिएगा, हिंडन, रिंद, सेंगर और वरुणा जो है एनसीईआरटी में लिखी है तो इम्पॉर्टेंट हो सकती है। तो ये भी जो है यमुना की सहायक नदी है, वो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है यमुना की। ठीक है, अब यमुना की ही सहायक नदी है चंबल, और चंबल जो है एमपी से निकलती है। ये गांधी सागर बांध बंधा हुआ है इसमें, और ये अपने उत्खात भूमि के कारण जानी जाती है। आपने मतलब वो चंबल के डकैत के बारे में सुना होगा, चंबल के डाकू के बारे में। इन्हीं जो बने हैं वहाँ पर महाखड्ड, वहीं पर छुपे रहते थे ये। ठीक है, और फिर है गंडक नदी। तो गंडक नदी किसकी सहायक नदी, ये है अपनी गंगा की। तो दो धाराओं मतलब काली गंडक और त्रिशूल गंगा के मिलने से बनती है, और गंगा नदी में मिल जाती है। घाघरा नदी भी देख लीजिएगा, ये भी मिल जाती है। कोसी जो कि बिहार का शोक कहलाता है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। रामगंगा नदी, ये भी गढ़वाल की पहाड़ी मतलब उत्तराखंड से आती है। ठीक है, और ये जो है कन्नौज के निकट गंगा नदी में मिल जाती है रामगंगा। और छोटा नागपुर के पठार से दामोदर नदी निकलती है। तो चलिए और देख लेते हैं, ये जो है ये गंगा नदी जब ये जाती है तो ये इसकी एक वितरिता निकलती है, वितरिका, जिसको बोलते हैं हुगली, कलकत्ता से होते हुए। और ये जो आगे जो है ये बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है गंगा। और हुगली की सहायक नदी है, एक है दामोदर, ये ध्यान रखिएगा, दामोदर, और एक है अजय रिवर। ठीक है, दामोदर जो है ये छोटा नागपुर के पठार से निकलती है, दामोदर रिवर, ये ध्यान रखिएगा, छोटा नागपुर के पठार से निकलती है दामोदर रिवर। ठीक है, और किसकी सहायक नदी है, हुगली की सहायक नदी है। ठीक है ना, चलिए फिर यहीं पर लिखा होगा, छोटा नागपुर के पठार के पूर्वी किनारे पर दामोदर नदी बहती है, ब्रज घाटी से होते हुए हुगली नदी में गिरती है। और दामोदर नदी जो है ये यहाँ पर कोयला क्षेत्र बहुत है इसके आसपास, रिफ्ट वैली में बहती है ये भी, ये ध्यान रखिएगा, हुगली नदी में जाके मिल जाती है। और दामोदर नदी को ही बंगाल का शोक कहते हैं, ये ध्यान रखिएगा। शारदा या सरयू नदी जो है नेपाल हिमालय से आती है, और ये गंगा में मिल जाती है, घाघरा नदी में मिल जाती है, और घाघरा फिर जो है गंगा नदी में। और गंगा नदी की अन्य महत्वपूर्ण सहायक नदी में महानंदा है, ये दार्जिलिंग पहाड़ी से आती है। और दक्षिण तट से आने वाली जो है सोन एक बड़ी सहायक नदी है इसकी, अमरकंटक पठार से हमने देख लिया था ये। तो ये सब हो गया हमारा। तो ये डायग्राम है, आप एक बार देख लीजिएगा इसको। और अब अगला है ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में देख लेते हैं हम। ब्रह्मपुत्र नदी जो है ये यारलुंग सांगपो, ये मानसरोवर लेक के पास से निकलती है। ठीक है, चेमा योंगनुंग ग्लेशियर कैलाश पर्वत श्रेणी में। तो ये देखिए, ये आ रही है ब्रह्मपुत्र नदी, ये अरुणाचल प्रदेश में आते हुए फिर बांग्लादेश में प्रवेश करते हुए ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, और गंगा से भी मिलती है, ये देखेंगे हम। ठीक है, तो हमको क्या देखना है कि ये जो ब्रह्मपुत्र रिवर है ये आ रही है, और यहाँ पर जो है यू आकार की घाटी बना रही है ये। ठीक है, गौर्ज बनाती है। उसके बाद ये जानी जाती है दिहांग नाम से। फिर इसमें जो है दिबांग और लोहित रिवर मिलती है, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है, लोहित हो गया, दिबांग हो गया, फिर धनसिरी मिल जाती है। और असम में जो प्रवेश करने पे ये ब्रह्मपुत्र नाम पड़ता है इसका। पहले इसका नाम दिहांग रहता है, और चाइना में इसका नाम रहता है यारलुंग सांगपो, ये ध्यान रखिएगा। इसमें लोहित रिवर और दिबांग रिवर मिल जाती हैं। फिर ब्रह्मपुत्र रिवर जो है आगे बढ़ जाती है, इसमें जो है धनसिरी रिवर है, तो ये सब ध्यान रखिएगा। और कुछ इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी हो जाएंगी, ये है सुबनसिरी, कामेंग, मानस और तीस्ता, ये सब इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। ठीक है ना, और ये आगे जाके कहाँ गिर जाती है, ये गंगा में मिल जाती है। बांग्लादेश में प्रवेश करने पर इसका नाम हो जाता है जमुना, याद रखिएगा जमुना। और जमुना जो है आगे मिलके कहाँ किससे मिलती है, गंगा, पद्मा। गंगा जो है बांग्लादेश में इसका नाम गंगा का हो जाता है पद्मा, और ब्रह्मपुत्र का हो जाता है जमुना, दोनों आगे मिलती है, फिर मेघना कहलाती है। ये बराक रिवर आती है इधर से,
इसमें मिलती है, फिर इसका नाम हो जाता है मेघना, और सब मिलके जो है एक बहुत बड़ा डेल्टा, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है सुंदरवन डेल्टा। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। चलिए इसको भी पढ़ लेते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी जो है चेमायोंगडुंग ग्लेशियर से निकलते हैं ये। ठीक है, सांगपो नदी से जाना जाता है। नामचा के निकट जो है गहरे महाखंड मतलब कि गॉर्ज का निर्माण करती हैं ये। दिशंग के नाम से मतलब दिबांग के नाम से जानी जाती है, और बहते हुए बाएं तट से दिबांग या फिर लोहित से मिलती है। फिर असम घाटी में ये ब्रह्मपुत्र नाम से जानी जाती है। बाएं तट से जो है दिहेंग रिवर और धनसरी रिवर मिलती है। और कुछ महत्वपूर्ण और है, सुबनसिरी हो गया, कामेंग हो गया, मानस, संकोच और तीस्ता इसकी सहायक नदियां हैं। और तीस्ता की एक और सहायक नदी है रंगीत, ये याद रखिएगा। रंगीत जो है किसकी सहायक नदी है? तीस्ता की, जो कि ब्रह्मपुत्र में जाके मिल जाती है। और बांग्लादेश में यह जमुना कहलाती है, ये भी देख लिया हमें। तीस्ता नदी इसके दाहिने किनारे पर मिलती है। यह नदी जो है पद्मा के साथ मिलकर बंगाल की खाड़ी में जा गिरती है। पद्मा मतलब गंगा का ही नाम बांग्लादेश में पद्मा है। और ये जो है ये स्टेटमेंट में आ सकता है, ये मैंने लिख दिया। ब्रह्मपुत्र नदी जो है बाण मार्ग परिवर्तन एवं तटीय अपर्दन के लिए जानी जाती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इसकी जो अधिकतर सहायक नदियां हैं बड़ी हैं, और इनके जलग्रहण क्षेत्रों में भारी वर्षा के कारण इनमें अत्यधिक अवसाद बहकर आ जाता है। तो ये जो है स्टेटमेंट हो सकता है, और ये जो है रीज़न हो सकता है। तो ये ध्यान रखिए, स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 यहाँ से डायरेक्ट आ सकता है कि ब्रह्मपुत्र नदी जो है बाण मार्ग परिवर्तन एवं तटीय अपर्दन के लिए जानी जाती है। पहला स्टेटमेंट ये रहेगा। दूसरा जो है क्योंकि जो है इसकी अधिकतर नदियाँ जो है बड़ी हैं और भारी वर्षा के कारण इनमें अत्यधिक अवसाद बहकर आ जाता है, ये इसका कारण भी हो गया। ठीक है, तो ये देखिए रिवर, ये ब्रह्मपुत्र रिवर, सियांग रिवर, दिहांग रिवर, लोहित, फिर इधर से आपको धनसिरी रिवर याद रखना है, सुबनसिरी जो है, फिर मानस से, संकोच से, तीस्ता की सहायक नदी रंगीत। ठीक है, तो ये आ गया। ये बांग्लादेश में जब प्रवेश करती है ब्रह्मपुत्र तो जमुना हो जाएगी, और गंगा रिवर जो है पद्मा हो जाएगी। ये दोनों मिलके मेघना, और इधर से आती कौन सी? बराक रिवर, मणिपुर हिल से। ठीक है, अब देखते हैं प्रायद्वीपीय नदियाँ। तो हमने हिमालय नदियाँ देख लिया, ये साल भर बहती हैं ये नदियाँ। हिमालय नदियाँ बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब है प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ। प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ में हम देखेंगे स्वर्ण रेखा नदी, ब्राह्मणी बैतरणी नदी, महानदी, ये वंशधारा है। फिर कृष्णा रिवर है, कृष्णा के पहले ये गोदावरी है। ठीक है, फिर गोदावरी के बाद ये पेन्नार रिवर है, पलार है, कावेरी है और वैगई है। तो इतने रिवर देखना है हमको। साथ में जो है हम अरेबियन सी में गिरने वाली जो कुछ रिवर है, सुबनसिरी हो गया, माही हो गया। ठीक है, फिर इधर नर्मदा हो गया, तापी हो गया, फिर इधर गोवा में गिरने वाली है मांडवी, जुआरी, फिर इधर भरत पूजा है। तो ये सब देखेंगे हम। तो बहुत ही इजी है ये वाला। तो मैंने पूरा एनसीईआरटी को इसको मैप में कन्वर्ट कर दिया है, तो आप देख सकते हैं इसको। तो सबसे पहले प्रायद्वीपीय अपोहा के बारे में देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो आपको यही लाइन ध्यान रखनी है कि प्रायद्वीपीय अपोहा तंत्र जो है हिमालय अपोहा तंत्र से पुराना है। ठीक है, यह तथ्य जो है नदियों की प्रौढ़ावस्था और नदी घाटियों के चौड़ा व उथले होने के, ठीक है छोड़ दीजिए। पश्चिमी तट के समीप स्थित पश्चिमी घाट बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ होती हैं, जल विभाजक का कार्य करती हैं, ये भी छोड़ दीजिए। अब इसमें जो है ये स्टेटमेंट ध्यान रखिएगा कि नर्मदा और तापी को छोड़कर अधिकतर प्रायद्वीपीय नदियाँ जो है पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हैं। मतलब ऐसी बहती हैं ये नदियाँ पश्चिम से पूर्व की ओर। ठीक है, और जबकि जो नर्मदा और तापी हैं ये पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं, क्योंकि ये रिफ्ट वैली में बहती हैं। याद रखिएगा। याद रखिएगा एक और बात कि प्रायद्वीपीय नदियाँ जो हैं ये सुनिश्चित मार्ग पर चलती, विसर्प नहीं बनाती, और ये 12 मासी नहीं है। यद्यपि भ्रष्ट घाटियों में बहने वाली नर्मदा और तापी इसका अपवाद है। विसर्प नहीं बनाती ये, और 12 मासी नहीं है, और कुछ अपवाद है। कौन? नर्मदा और तापी। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कौन सी रिवर। एनसीईआरटी के हिसाब से देखते हैं कि सबसे पहले आएगा महानदी वाला तंत्र। तो सबसे पहले देख लीजिए महानदी वाला, तो ये वाले क्षेत्र देख लीजिए कि जो मतलब बंगाल की खाड़ी में गिर रहे हैं। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि सुबनसिरी रिवर, नहीं सुबनसिरी नहीं, स्वर्ण रेखा। सुबनसिरी जो है ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी, ये है स्वर्ण रेखा रिवर। स्वर्ण रेखा रिवर जो कहाँ गिरती है? ये बंगाल की खाड़ी में जाके डायरेक्ट गिरती है। आपने जमशेदपुर नाम सुना होगा, टाटा स्टील का यहाँ पर बहुत बड़ा कारखाना है। तो जमशेदपुर जो है यहीं पर जो है स्वर्ण रेखा जमशेदपुर से होकर जाती है, और स्वर्ण रेखा की एक सहायक नदी है खारकई रिवर। तो ये दोनों रिवर जो है जमशेदपुर में जो है पानी प्रोवाइड करवाती हैं, ये स्वर्ण रेखा रिवर, ध्यान रखिएगा ये।
वहाँ के जो स्टील प्लांट है वहाँ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये रिवर, सुवर्णरेखा रिवर और हमारी खारकाई रिवर। सुवर्णरेखा हो गया, फिर है बैतरणी और ब्राह्मणी। ब्राह्मणी और बैतरणी रिवर जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनका जो डेल्टा है यहाँ पर जो है भीतरकनिका मैंग्रोव है, जो कि विश्व मतलब इंडिया का जो है सेकंड लार्जेस्ट मैंग्रोव है आफ्टर सुंदरवन। ठीक है, और यहीं पर जो है गाहिर माता बीच भी है, जहाँ पर ओलिव रिडले कछुआ का नेस्टिंग ग्राउंड भी है। फिर ब्राह्मणी और वैतरणी के नीचे महानदी, महानदी के साउथ में है लेक चिल्का, याद रखिएगा। तो हमारा सुवर्ण रेखा हो गया, बैतरणी हो गया, ब्राह्मणी हो गया। अब हम देखते हैं महानदी। महानदी रिवर की कुछ सहायक नदी आपको ध्यान रखनी है। ये महानदी मैंने बना दिया है, तो ये महानदी है, और महानदी जो है बे ऑफ बंगाल में जाके गिरती है। तो महानदी जो है श्यावा माउंटेन छत्तीसगढ़ से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाती है। ठीक है ना। इसकी कुछ सहायक नदियां हैं, ध्यान रखना है आपको। जो लेफ्ट बैंक में है ये शिवनाथ, हसदेव, मांड और इब है। ये जो है लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है। कैसे याद रखना है आपको? शिवनाथ, हसदेव, मांड और इब। ठीक है, शिवनाथ, हसदेव, मांड और इब। और राइट बैंक ट्रिब्यूटरी जो है ये है जोंग ओंग तेल, ध्यान रखिएगा। अब इसकी कुछ सहायक नदी है, एक और बार पढ़ लेते हैं। शिवनाथ, हसदेव, मांड, इब, जोंग ओंग तेल। ठीक है, और इसके नीचे जो है चिल्का लेक है, और महानदी की ही एक वितरिका है जिसको बोलते हैं देवी रिवर। ये वितरिका है महानदी की, और इसी के साउथ में है जो है चिल्का लेक है, ये ध्यान रखिएगा। और महानदी के साउथ में जो है ऋषिकुलिया रिवर है। ठीक है, तो महानदी आपको ऐसे ही पढ़ना है। कैसे याद करना है कि ये महानदी जो है स्यावा माउंटेन से निकलती है छत्तीसगढ़। इसकी कुछ सहायक नदियाँ हैं शिवनाथ, हसदेव, मांड, इब, ओंग जोंग तेल। ठीक है, इसका कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, आप तो 3-4 बार पढ़ेंगे महानदी से तो आपको याद हो जाएगा कि महानदी है शिवनाथ, हसदेव, मांड, इब, जोंग ओंग तेल। ठीक है, इसके बाद जो है मैप में चलते हैं वापस। तो महानदी हो गया, ऋषिकुलिया रिवर भी यहाँ डायरेक्ट गिरती है। उसके बाद ध्यान रखना है आपको, एक है वंशधारा रिवर, फिर है नागवती रिवर। वंशधारा, नागवती डायरेक्ट बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो हमने देख लिया कि सबसे पहले सुवर्णरेखा रिवर जमशेदपुर, इसकी सहायक नदी है खारकई रिवर, जमशेदपुर से होकर निकलती हैं ये दोनों। ब्राह्मणी, वैतरणी, यहाँ पर गाहिर माता बीच है, साथ में भीतरकनिका मैंग्रोव भी है यहाँ। फिर है महानदी रिवर, इसकी जो सहायक नदियाँ हैं कौन कौन सी? शिवनाथ, हसदेव, मांड, इब, ओंग जोंग तेल। फिर उसके बाद है चिल्का लेक, ऋषिकुलिया लेक, ऋषिकुलिया रिवर, फिर है वंशधारा रिवर, फिर है नागवती रिवर। ठीक है, अब देखते हैं गोदावरी रिवर। गोदावरी बहुत ही इंपॉर्टेंट रिवर है। गोदावरी का जो ओरिजिन है हमने देख लिया था, नासिक त्र्यंबकेश्वर से होता है। इसकी सहायक नदियाँ हैं दुधवा, पूर्णा, ये मतलब इसकी जो है लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी दुधना है, पूर्णा है। फिर ये जो है प्राणहिता, ये प्राणहिता है, याद ध्यान रखिएगा। प्राणहिता की ही कुछ सहायक नदियाँ हैं, जैसे ये पेनगंगा हो गया, वर्धा हो गया, वैनगंगा और पैंच। तो आपको इतना सब ध्यान नहीं रखना है, 1-2 बार पढ़ेंगे आपको ध्यान हो जाएगा कि दुधना, पूर्णा ध्यान रख लीजिए, प्राणहिता ध्यान रख लीजिए। प्राणहिता की ही कौन सी है कि पेनगंगा, वर्धा, वैनगंगा और पैंच है। फिर जो है इंद्रावती, इंद्रावती को ध्यान जरूर रखिएगा। इंद्रावती जो है छत्तीसगढ़ से आती है, और इंद्रावती की ही सहायक नदी है नारंगी। तो इंद्रावती किसकी सहायक नदी है? ये है गोदावरी की सहायक नदी, ये ध्यान रखिएगा। तो इंद्रावती आपको विशेष तौर पर ध्यान रखनी है, छत्तीसगढ़ से आती है। ठीक है, उसके बाद जो है सबरी ध्यान रख लीजिएगा। तो आपको कितना ध्यान रखना है? एक है दुधना, पूर्णा, प्राणहिता, फिर है इंद्रावती, फिर है सबरी, इतना ध्यान रखना है। और नीचे से मतलब राइट बैंक ट्रिब्यूटरी में आपको सारी याद रखना है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। एक है प्रवरा, फिर है मूला, मजरा, मानेर और किन्रासिनी। प्रवरा, मूला, मजरा, मानेर, किन्रासिनी, आप इसको 1-2 बार पढ़ेंगे तो आपको ध्यान हो जाएगा। ठीक है, दुधना, पूर्णा, प्राणहिता, फिर आपको देखना है इंद्रावती, फिर है शबरी, फिर है प्रवरा, मूला, मजरा, मानेर, किन्रासिनी। तो ये हमारी गोदावरी रिवर होगी, और गोदावरी रिवर ये रही। ठीक है, गोदावरी रिवर के नीचे जो है लेक कोलेरू है, उसके नीचे जो है कृष्णा रिवर है। तो कृष्णा रिवर भी देख लेते हैं। कृष्णा रिवर भी आपको ऐसे याद रखना है कि ये कृष्णा रिवर जो है ये भी बंगाल की खाड़ी में गिरती है, महाराष्ट्र के महाबलेश्वर चोटी से निकलती है, और महाबलेश्वर से निकल के इसकी कुछ सहायक नदियाँ हैं, जैसे भीमा, भीमा की ही कुछ सहायक नदी है नीरा, मानसीना, भीमा, नीरा, मानसीना, मूसी, मुन्नेरू। ठीक है, याद रखिएगा, भीमा, नीरा, मानसीना, मूसी, मुन्नेरू। फिर ये कोयना भी याद रखिएगा, कोयना, वरना, कोयना, वरना, पंचगंगा, दूधगंगा,
घाटप्रभा, मालप्रभा, तुंगभद्रा, मैंने यहाँ लिख दिया है, नंबरिंग की है। भीमा, नीरा, मानसीना, मूसी, मुन्नेरू, कोयना, वरना, पंचगंगा, दूधगंगा, घाटप्रभा, मालप्रभा, तुंगभद्रा। सबसे इंपॉर्टेंट है तुंगभद्रा। ये जो तुंगभद्रा और कृष्णा नदी के बीच में जो ये दोआब बनता है, इसको बोला जाता है रायचूर दोआब। यहाँ पर विजयनगर साम्राज्य जो है और बहमनी साम्राज्य अक्सर जो है रायचूर दोआब के लिए इन दोनों के बीच में युद्ध हुए हैं। तो ये ध्यान रखना है कि तुंगभद्रा रिवर के ही किनारे जो है हम्पी जो शहर है वो है। तो आपको ये याद ही करना है, अब इसमें कोई ट्रिक नहीं है। इसमें आपको मालूम है मुझे कि मतलब बोरिंग लग रहा होगा ये, लेकिन क्या करें, याद तो करना पड़ेगा। ठीक है। तो कृष्णा रिवर जो है महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से बहती है, महाबलेश्वर से निकलती है। तो इसका जो सहायक नदियाँ हैं भीमा, नीरा, मानसीना, मूसी, मुन्नेरू, कोयना, वरना, पंचगंगा, दूधगंगा, घटप्रभा, मालप्रभा, तुंगभद्रा। ठीक है, ये सब कृष्णा की सहायक नदी है। और कृष्णा के बाद जो है एक रिवर है पलेरू रिवर, मन्नेरू रिवर, फिर है पन्नेरू, फिर लेक है पुलिकट, ये आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बॉर्डर पे है। फिर है कावेरी रिवर। कावेरी जो है कर्नाटक के ब्रह्मगिरी से गिरती है। तो हमको इसमें जो है इंपॉर्टेंट कौन कौन सी है उनको पूरा देखना है। एक है सुवर्ण रेखा, ब्राह्मणी वैतरणी को डायरेक्ट बंगाल की खाड़ी में गिरती है, ये ध्यान रख लेना। महानदी को हमको सहायक नदी ध्यान रखना है, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी, इनकी सहायक नदियाँ भी ध्यान रखना है। बाकी को हमको ध्यान रखना है नॉर्थ से साउथ क्रम, और साथ में जो है ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है, जैसे ऋषिकुलिया हो गया, वंशधारा, नागावती, पलेरू, मन्नेरू, पन्नेरू। इसके बाद है कावेरी। वैगई रिवर जो है अभी चर्चे में आ गई है, तो इसको थोड़ा ध्यान से देख लेंगे। वंशधारा, ठीक है, वंशधारा रिवर जो है ये रही। उसके बाद हम जो है वैगई रिवर, कावेरी रिवर देख लेते हैं। इसका ओरिजिन जो है कर्नाटक और ब्रह्मगिरी से होता है। ठीक है, कर्नाटक के ब्रह्मगिरी से इसका ओरिजिन होता है ताल कावेरी में। तो कावेरी रिवर जो है ये केवल 2 स्टेट में है, एक कर्नाटक और फिर है तमिलनाडु। केरल और आंध्र प्रदेश में इसका बेसिन है, कावेरी नदी स्वयं नहीं जाती है। ठीक है, इसकी कुछ सहायक नदी है जैसे हेमवती, शिमसा, अर्कावती। तो जो वती वाले हैं ये लगभग आप थोड़ा सा ट्रिक से ध्यान रख लीजिए, वती है जो है वो कावेरी की सहायक नदियाँ हैं। हेमवती, शिमसा, अर्कावती, तुरुनानी, मुट्टई। ठीक है, तो हेमावती, शिमशा, अर्कावती, तुरुनानी, मुट्टई। फिर लक्ष्मण तीर्थ, काबिनी। काबिनी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व से आती है। काबिनी, स्वर्णवती, भावानी और नोइल और अमरावती, ये ध्यान रखिएगा। तो इतनी आपको सहायक नदियाँ ध्यान रखनी है। ठीक है, हेमवती, शिमशा, अर्कावती, तुरुनानी, मुट्टई, लक्ष्मण तीर्थ, काबिनी, स्वर्णवती, भवानी, नोइल और अमरावती। तो ये हमारी कावेरी की सहायक नदियाँ हैं, ये ध्यान रखिएगा। ये हमारा साउथ का मैप है। तो ये देखिए कि ये पलार रिवर है, पोन्नियार रिवर है, ये कावेरी ध्यान रखिएगा, ये भवानी रिवर, और यहीं पर जो है कावेरी रिवर जो इधर से आती है, जो यहाँ पर मिलती है काबिनी रिवर। कावेरी से काबिनी मिलती है, यहाँ पर है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। ये वैगई रिवर है, वरुशनाड हिल से निकलती है, पाक बे में जाके गिर जाती है, तमीराबरनी रिवर, ये ध्यान रखिएगा। बस हमारी ये वाली रिवर तो हो गई। तो और देख लेते हैं कुछ बचा है क्या। तो कुछ नहीं बचा, एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ कि इनको याद कैसे करना है। नॉर्थ से साउथ ध्यान रखना है। सबसे पहले स्वर्ण रेखा, इसकी खारकई, जमशेदपुर, बैतरणी और ब्राह्मणी रिवर। ये यहाँ पर क्या है, भीतरकड़ी का मैंग्रोव है, गायक माता बीच है, नेस्टिंग ग्राउंड किसका, ऑलिव रिडले का। फिर है महानदी रिवर, महानदी रिवर हो गया। महानदी रिवर में हमने कुछ सहायक नदियाँ देख लिए थे, शिवनाथ, हसदेव, मांडेव, तेलोंगजोंग। फिर है लेक चिल्का, फिर है ऋषिकुलिया रिवर, डायरेक्ट याद करना है हमको कि बंगाल की खाड़ी में। फिर वंशधारा, फिर नागावती, फिर है गोदावरी। गोदावरी की कुछ हमने देख ली थी सहायक नदी। फिर है लेक कोलेरू, फिर कृष्णा की सहायक नदी देखी। फिर है पलेरू, मन्नेरू, पन्नेरू। फिर है कावेरी, कावेरी की सहायक नदियाँ देख ली थी। वैगई रिवर ये पाक बे में गिरती है। तो आपको नॉर्थ से साउथ सीक्वेंस याद होना चाहिए, साथ में कहाँ गिर रही है ये रिवर, ये ध्यान रखना है। ठीक है, फिर हम देख लेते हैं इस साइड की रिवर, ये लूनी रिवर। सबसे पहले तो लूनी रिवर ध्यान रखिएगा। ठीक है, लूनी रिवर, शैत्रुंजी रिवर, ये भी गिरती है। भद्रा रिवर, इनको भी नॉर्थ से साउथ है। एक है साबरमती रिवर, फिर है माही रिवर, फिर नर्मदा रिवर, ढाडर रिवर है ये। फिर है तापी रिवर, फिर है बैतरना रिवर। इतना आपको ध्यान रखना है, इनमें ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, इसमें केवल आपको
नर्मदा रिवर जो है ये एमपी के अमरकंटक से निकलती है, ये ध्यान रखिएगा। मैकाल श्रेणी से अमरकंटक से नर्मदा रिवर, ये बाकी सबको आपको ध्यान रख लेना कि इधर जैसे कि लूनी रिवर हो गया, भद्रा हो गया, शैतरंजी रिवर, साबरमती। लूनी रिवर आपको मालूम होगा कि ये कर्क रेखा को 2 बार काटती है, ये ध्यान रख लीजिएगा, लूनी रिवर, ठीक है। और ये ढाढर रिवर, फिर है तापी रिवर, ये भी एमपी से निकलती है बैतूल के पास से। फिर है बैतरणी रिवर, ये ध्यान रख लीजिएगा। और गोवा की 2 रिवर हैं, मांडवी और जुआरी, ये ध्यान रख लीजिएगा। मांडवी और जुआरी कहाँ की है? गोवा की, गोवा से निकलने वाली नदियाँ हैं जी। फिर है काली नदी, फिर है शरावती, फिर है भरतपूजा। भरतपूजा इंपॉर्टेंट है क्योंकि साइलेंट वैली नेशनल पार्क आपने जब पढ़ा होगा तो साइलेंट वैली नेशनल पार्क से एक कुंती पूजा रिवर आती है, कुंती पूजा जो है भरतपूजा रिवर में मिलती है, ये ध्यान रखिएगा। फिर है पेरियार रिवर, पंबा रिवर। पंबा रिवर जो है ये कहाँ पर गिरती है? ये लेक है केरल का, उसमें जाके गिरती है वेम्बनाड लेक में, ठीक है। तो आपको इतना ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है कि लूनी जो है कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ये भद्रा रिवर है, शैतरंजी रिवर है, शैतरंजी की पहाड़ी से आती है, ये सब गुजरात में है। और ये है साबरमती रिवर, फिर है माही रिवर, ठीक है। फिर है नर्मदा रिवर, ये एमपी अमरकंटक से आती है। फिर है ढाढर रिवर, फिर तापी रिवर, फिर वैतरणा रिवर, फिर है ये मांडवी और जुआरी जो है गोवा से आती है। फिर काली नदी, शरावती है, भरतपूजा जो है, कुंती पूजा रिवर इसकी सहायक नदी है, पेरियार और पंबा, ये ध्यान रखिएगा। अब हम जो है एनसीईआरटी में जो लिखा है हम उसको एक बार पढ़ लेते हैं, फिर लेक्चर को कंप्लीट करते हैं, ठीक है। ये हमने पढ़ लिया था प्रायद्वीपीय अफवाह तंत्र। तो प्रायद्वीपीय अफवाह तंत्र, प्रायद्वीपीय नदी तंत्र, सबसे पहले तो महानदी वाला। तो महानदी जो है छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले के स्याबा माउंटेन से निकलती है, ये हमने देख लिया था। और इसकी कुछ सहायक नदी भी देखी थी। और फिर गोदावरी, गोदावरी जो है प्रायद्वीपीय नदी सबसे बड़ा प्रायद्वीपीय नदी तंत्र है, ये नासिक जिले से निकलता है, ठीक है। ये भी देख लिए थे हमने। सबसे ज़्यादा हिस्सा इसका महाराष्ट्र में है, ध्यान रखिएगा। और इसकी कुछ सहायक नदी है गोदावरी की, पैनगंगा, इंद्रावती, प्राणहिता और मंजरा, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। राजमुंद्री के बाद यह नदी कई धाराओं में विभक्त होकर एक बृहद डेल्टा का निर्माण करती है, राजमुंद्री के बाद, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। कृष्णा जो है इसका भी ध्यान रखना है, कृष्णा। भीमा और तुंगभद्रा इसकी सहायक नदियां हैं, और कोयना, ये ध्यान रखना है, हमने देख लिया पहले ही। कावेरी नदी जो है, कावेरी नदी जो है ब्रह्मगिरी से निकलती है, ये ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर जो है ये वाला जो है इंपॉर्टेंट, आप पढ़ लीजिएगा इसको, ये स्टेटमेंट के रूप में आ सकता है। क्या लिखा है कि प्रायद्वीप की अन्य नदियों की अपेक्षा कम उतार चढ़ाव के साथ यह नदी लगभग सारा साल बहती है। मतलब कि ये 12मासी रिवर जैसे है, ये लगभग समझ लीजिए साल भर इसमें पानी होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसमें जो है ऊपरी जल ग्रहण क्षेत्र में दक्षिण पश्चिम मानसून से और निम्न क्षेत्रों में उत्तर पूर्वी मानसून से वर्षा होती है। मतलब दोनों मानसून से ये वर्षा प्राप्त करती है ये नदी। इसकी सहायक नदी कौन सी है? काबिनी है, भवानी और अमरावती हमने देख लिए थे। नर्मदा नदी जो अमरकंटक के पठार से निकलती है, भ्रंश घाटी होते हुए बहती है, और ये एस्चुरी बनाती है, डेल्टा नहीं बनाती, याद रखिएगा। सरदार सरोवर जो बांध है इसी नदी पर है। और तापी नदी जो है ये भी बैतूल जिले के मुल्ताई से निकलती है, एमपी में, ये ध्यान रखिए। अरावली जो है, अरावली के पश्चिम में लूनी निकलती है, राजस्थान का सबसे बड़ा नदी तंत्र है, ये ध्यान रखिएगा। फिर यहाँ पर मैंने दे रखा है मैप ये। फिर पश्चिम की ओर बहने वाली छोटी नदियाँ, अरब सागर की ओर शैतरंजी हो गया, ढाढर नदी हो गया, भद्रा हो गया, ये सब देख लिया था हमने। वैतरणा नदी हो गया, कालिंदी रिवर हो गया, शरावती। शरावती कर्नाटक के शिमोगा जिले से निकलती है, इसका जल ग्रहण क्षेत्र ज़्यादा है। और याद रखिए उसी नदी पर जिसमें गरसोप्पा, जोग जलप्रपात जो है इंडिया का सबसे बड़ा जलप्रपात है, ये किस नदी पे है? शरावती नदी पे ही है, ये ध्यान रखिएगा। अब है गोवा में 2 महत्वपूर्ण नदी, मांडवी और जुआरी देख लिए थे हमने। केरल की सबसे बड़ी नदी जो है भरतपूजा, इसी की सहायक नदी है कौन सी? कुंती पूजा, जो कि साइलेंट वैली नेशनल पार्क में है। एक है पोन्नानी जो है, ये भी है। फिर है पेरियार रिवर, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, पेरियार रिवर। तो पेरियार रिवर जो है केरल की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। और पंबा नदी जो है ये वेम्बनाड झील में जा गिरती है, ये ध्यान रख लीजिएगा। बस हमारा ये कंप्लीट हो गया है रिवर वाला पोर्शन, तो आप अच्छे से देख लीजिएगा इनको। और पूर्व की ओर बहने वाली हमने देख ली है, स्वर्ण रेखा, वैतरणी, ब्राह्मणी, वंशधारा, पेन्नार, पलार, वैगई महत्वपूर्ण नदियाँ हैं, ठीक है। इनको आप अच्छे से रिविजन करिए, बहुत सारी चीज़ें इसमें रटने वाली हैं, ठीक है। चलिए फिर आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं, अगले लेक्चर में मिलते हैं।